अस्सलाम वालेकुम जी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक और पब्लिक को सुहाफिल का सलाम और मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अच्छी बात है कि हरमीत भी मौजूद है। फाइनली आफ्टर 2 डेज, 2 दिन की हाँ, छुट्टी बेचारा के बाद। बीमार पड़ा बसा, तबीयत हालत ख़राब थी, बुखार बहुत तेज़ था, हमने उसको बहुत मिस किया। पहले चल के उसी तरफ रुख करते हैं, ज़रा हाल चाल पूछ लेते हैं। हरमीत, आज तबीयत कैसी है आपकी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप तो बेहतर फील कर रहा हूँ, तो आज शोबे भी पहुँच गया हूँ ना। जाहिर बात है कि 2-3 दिन बड़े मुश्किल से गुजरे हैं। और रऊफ साहब, अगर हम यहाँ पे देखें तो पिम्स हॉस्पिटल आप जाएंगे तो खांसी, ज़ुकाम और इस किस्म के का जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। एक तो परसों से हम देख रहे हैं कि सर्दी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, महसूस किया जा सकता है। सुबह भी इस किस्म की जो ठंडक है बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी तो अपनी कोताही समझे, अपनी गलती समझे कि सुबह सवेरे मुझे कौन सा भूत सवार था कि मैं जिम चला गया और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है फिर मैंने तौबा की है कि आइंदा शाम जो है शाम के वक्त जाना पड़ेगा मुझे। सुबह सुबह जो है हालत बड़ी वो होती है, गंभीर होती है। और एक तो धुंध हो, सुबह सुबह जाहिर बात है धूप तो होती नहीं है, धुंध होती है। अगर आप उठते हैं 7 बजे तो 6:30 बजे तो अंधेरा ही होता है। तो इस किस्म की सिचुएशन है इस्लामाबाद की। और वैसे तो जैसे जैसे सर्दियाँ, एक तो खुश सर्दियाँ हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से खांसी, गला ख़राब, इस किस्म की जो बीमारियाँ वो बड़ी ज़्यादा वायरल है। अच्छा, वो चूँकि पूरे मुल्क में सूरत हाल ऐसी है और हमने इस पे 2-3 दफ़ा सेगमेंट्स भी किए हैं कि फ्लू का शॉट ज़रूर लगवाएं। और उसकी वजह यह है कि बहुत वायरल हुआ है। हमने परसों भी मेरे ख्याल में अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर बात की थी। हम डॉक्टरों से जो मशवरे आपको दिलवाते हैं उसमें भी ये बात करते हैं। आज भी कोशिश करेंगे इस बारे में बात करें, लेकिन हरमीत ज़रूरी ये है कि फ्लू शॉट ज़रूर लगवाया जाए। जिस तरह आप बता रहे हो पिम्स खराब है, कराची की भी सूरत हाल ऐसी थी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ पे बहुत वायरल हुआ है फ्लू। और लाहौर में भी मैं देख रहा हूँ कि और जिसको हो रहा है वो तवील जा रहा है और सर अहम वो बात जल्दी खत्म नहीं होता। अहम बात ये कि वायरल है, जैसे इटसेल्फ वी आर कॉलिंग इट अ वायरल ना, तो ये इतनी कॉन्टेजियस एक चीज़ है जो कि कॉन्स्टेंटली आप देखिए किससे मिलते दिन में अगर आप 10 लोगों को मिल रहे हैं तो मतलब आप कैरियर और 10 लोगों को आप इफेक्ट कर रहे हैं, दे आर इफेक्टीज। तो आपको भी ख्याल रखना चाहिए बच्चों की, बड़ों की। अगर आप बात करें, अब्दुल रऊफ साहब भी परसों कह रहे थे कि मैं जाऊंगा शॉट के लिए, तो ये ऐसी वैक्सीनेशन है, एक ऐसा शॉट है जो कि आपको लगवाना चाहिए जिससे आप प्रिकॉशनरी मतलब ऑलरेडी परहेज कर रहे हैं और ऑलरेडी आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर इट। और रऊफ साहब से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर हम देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, चाहे वो लाहौर या कराची या इस्लामाबाद की, तो मास्क जिस तरह हमें रूटीन में हमें आदत पड़ चुकी थी, अब दोबारा उसको अपनाना होगा। क्योंकि एक तरफ ये जो वायरल इन्फेक्शन ये बढ़ रहा है, दूसरी जानिब मुसलसल जिस तरह हाँ डॉक्टर साहिबान भी कहते हैं, वैसे भी हम कहते हैं कि ये हाथ मिलाते मिलाते हम जब खाने पे बैठ जाते हैं, किसी चीज़ खाने पे बैठ जाते हैं, वो भी बड़ा नुकसानदेह है। तो हमें कम से कम हाथ धोने का वो जो सिलसिला हम करते थे, यानी कोरोना में बहुत अच्छी आदत हम में आ गई थी, तो मेरे ख्याल में उसको दोबारा शुरू कर देना चाहिए ताकि हम कम से कम ये सर्दियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजर जाएँ। मेरे ख्याल में एक और चीज़ भी, हैबिट भी हमें अपनाने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम हाथ मिलाने बंद कर दें। हम अस्सलाम वालेकुम या जो भी आप ग्रीट करने के लिए कहते हैं वो आप कहें। और आप महफिल में आते हैं, 10 बंदे बैठे हैं, आप हर एक से हाथ मिलाते हैं। किसी एक को अगर वायरस है तो सारों को लग जाता है। और मतलब बात ये कि सर आप इनकार नहीं कर सकते, कोई आके आपसे हाथ मिलाए तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, फिर आपको मिलाना पड़ता है हाथ ना, मजबूरी हो जाती है। तो ये पैगाम हमें सबको जाना चाहिए कि इन दिनों कम से कम जितने दिनों वायरल ये बहुत ज़्यादा है उन दिनों हाथ ना मिलाया जाए। आप ग्रीट कर लें। वैसे हमारे मज़हब में तो कम से कम यह है कि अस्सलाम वालेकुम, आप जब आए आपने एंटर हुए कमरे के अंदर कह दिया, कमरे से भी वालेकुम सलाम का जवाब आ गया, बस काफ़ी है। वो आवाज़ें बुलंद कहें सर अस्सलाम वालेकुम, सारे आपको उसका जवाब दे देंगे। तो ये एहतियात थोड़ी बहुत है जो कि आपने करनी है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत, खुश्क सर्दी है, हमारे तो बल्कि गले लग लग के और जनाब जोर जोर से गले लग के वो मेक श्योर करते हैं कि हर एक पूरा वायरल चला जाए, पूरा वायरस जो है ना वो जोर पहुंचाए, छप्पी मारनी है जरूर। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन भी एहतियात करें अपार्ट फ्रॉम जोक, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खैर अगले चलते हैं। हमने जनाब बात करनी है, सोहा बहुत बेताब बैठी हुई है कल मेसी की टीम की जीत के ऊपर। 6 सामने आ रहे थे, उसके तहत इनके 3 मैच हुए थे अब तक वर्ल्ड कप में। एक क्रोएशिया ने जीता था, एक अर्जेंटीना ने जीता था, एक ड्रॉ रहा था। तो मतलब परफॉर्मेंस उनकी उस हवाले से भी बड़ी बेहतर थी, लेकिन कल उनकी बिल्कुल नहीं चल रही थी अर्जेंटीना ने। और वो जो हमने कल सेगमेंट किया था फुटबॉल प्लेयर्स के साथ, उन्होंने तो पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ था कि, लेकिन बात लगता ये है कि अब फाइनल
फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान होगा। जो भी एक शदीद टफ हो सकता है। लेकिन सर जो सेलिब्रेशन अर्जेंटाइन में हमने देखी है, मतलब मैंने तो कुछ विजुअल भी आप लोगों से शेयर किए थे और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा, हेलीकॉप्टर पे सर एक ह्यूज शर्ट जो होती है मेसी की, वो बनाकर उन्होंने ऑल ओवर द ना पूरा एक हवाई दौरा किया और वो विजुअल्स जो है लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और अप्रिसिएशन तो सर हर तरफ से आ रही, बिकॉज एज यू सेड कि दे प्लेड वेल बेसिकली। ऑब्वियसली लक इज अ पार्ट एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट, लेकिन उन्होंने खेला बहुत जबरदस्त और यही उनसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था सर। मेसी जो है उनका भी आखिरी टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप इसके अगले में वो नहीं होंगे। उनकी भी एज इस तरह की हो गई है, वो यादगार बनाना चाहते हैं अपने इस टूर्नामेंट को और शायकीन पूरी दुनिया से जो है वो उनके साथ हैं, उनकी ख्वाहिश है। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि अगरचे हमारी हमदर्दियाँ मोरक्को के साथ हैं, मराकश के साथ हैं, लेकिन लगता यही है कि फ्रांस की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये फाइनल जो है ये फ्रांस और अर्जेंटीना का होगा, बड़ा टफ होगा। आप भी प्रेडिक्शन करें, कल उन्होंने प्रेडिक्शन की वो सही साबित हो गई। आप बताएं अगर फ्रांस और अर्जेंटीना होते तो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। कहा जा सकता। ऑल्दो उस दिन लक खेलेगी, जिसकी लक बेहतर होगी वो जीतेगा और साथ में परफॉर्मेंस भी, मतलब उसको अच्छा जी। हम एक खबर ले लेते हैं जो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो वजीर दाखिला ने कल ये कहा है कि पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के पीछे भारत का मकरू चेहरा है जो हम बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा हमारी एजेंसियों ने कई सबूत हासिल किए हैं जो इवन तालिबान के जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनके पीछे भारत के मजमूम हाथ हैं। और उससे पहले कलभूषण यादव का भी उन्होंने जिक्र किया जो पकड़ा गया था और जो अभी तक पाकिस्तान की जेल में है। उसको जितने जतन छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान कर रहा है, अब वो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसको उठाएंगे मसले को, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ अरसे से एक्टिविटीज़ तेज़ हुई है TTP के लोगों की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। अब वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उनके पीछे भी भारत का हाथ है। तो हमारी एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं उसको पकड़ने की, लेकिन ये सबूत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी रखे जाए और उनको बताया जाए कि जनाब ये इस तरीके से हमारे खिलाफ हमारे मुल्क में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और सर ये तो सबूत की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑन स्क्रीन ट्रांसपेरेंटली बहुत सारे केसेस हमने भी ऐसे देखे जिसमें हमें क्लियरली नजर आया कि किस तरह से भारत की इंटरफेरेंस हर तरह की इस तरह की एक्टिविटीज़ की कार्रवाइयों में, दहशतगर्दी की जो भी कार्रवाइयाँ अपने मुल्क में हम देखते हैं। हरमीत हमने देखा है कि उसमें बहुत सारे क्लियर स्टांस भी उनके सामने आए हैं। आप सोहा जिस तरह आप फरमा रही हैं, आपने देखा है कि बलूचिस्तान की अगर VLA की मैं बात करूँ, दीगर ऐसे ग्रुप्स जो वहाँ पे बने और बाकायदा उनको वीडियोज उनके अगर देखें, उनका असलहा देखें या उनके बयानात देखें तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट जो है वो भारत से ही मिलता है और उसकी फंडिंग जो है अफगानिस्तान के थ्रू या ईरान के थ्रू बाकायदा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सारे एविडेंस के साथ ये चीज़ें जो हैं पहले भी मंजरेआम पर आई हैं, अब भी आ रही हैं। और आपकी बात रऊफ साहब की बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जितने भी अब हम देख रहे हैं तो उसमें अफगानिस्तान के की सरजमीन तो इस्तेमाल आप देखें ना कि भारत के और तालिबान के कई मुआहदे जो हैं दोबारा हो चुके हैं और उसमें कुर्बतें भी दोबारा बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक्टिव रोल जो है भारत का अफगानिस्तान में अब है और पहले से रहा है, दोबारा वो एक्टिव हो गए हैं। तो हमेशा हमने देखा है कि वो सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। ईरान की बात की जाए तो वहां पे भी हमने ये चीज़ देखी है। तो भारत, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस किस्म की सरगर्मियां हैं या दहशतगर्दियां हो रही हैं इसमें सरेआम अब चीजें आ रही है। पहले तो हम कहते थे कि भारत का हाथ हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास सबूत भी है। हाँ, और असल बात यही है हरमीत कि मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारी जो वजारत ख़ारजा है, बिलावल भुट्टो हैं, इन सबूत जितने भी सबूत हैं इनको लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेके जाएं। लोगों को दिखाना चाहिए, अगरचे हमारे हालात इस तरह के हैं कि हम कुछ भी कर रहे हो हमारी बात मानी नहीं जाती, बहुत मुश्किल हालात हैं मतलब इस हवाले से, लेकिन हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी वजह यह है कि भारत के पास पैसा है और वो अपने पैसे के बलबूते के ऊपर बिजनेस वाइज वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो प्रोपेगेंडा भी उसका काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। तो हमें बहरहाल अपनी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कलभूषण का जैसे वाक़या है हमने उसको इंटरनेशनल फोरम पे रखा, इसी तरह से बाकी भी जो हैं
बल्कि रोज साहब आपने देखा होगा कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी कि जासूसों का गांव जो है वो हिंदुस्तान में है, जहां से किस तरह जासूस पाकिस्तान आते हैं, किस किस्म की यहाँ पे वारदातें करके चले जाते हैं। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि बाकायदा उसमें डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, और ये पिछले 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि ये डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, और उसमें बाकायदा जो लोग रॉ के लिए काम करते थे उनके बयानात भी हैं और उनकी तस्वीर भी, उनकी वीडियोज भी हैं। तो ये इससे और बड़ी सबूत की क्या, एक ऐसा क्रेडिबल इदारा जो रिपोर्ट कर रहा है इस चीज को, और कहा जा रहा है कि भाई भारत है, और वो जासूस खुद कहता है कि मैं रॉ के लिए जाके फला जगह में जासूसी करता था, लाहौर या पेशावर या कराची, जहां जहां मैं गया हूं। तो इस किस्म की चीजें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि घर में भी जो गरीब भाई होता है उसकी भी घर में सुनी नहीं जाती। अब हमारी हालत ऐसी हो गई कि बड़े बुरे हालात आ गए हमारे, हम बड़ी अच्छी बात भी करें लेकिन उसको पोर्ट्रे करना या आगे तक लेके जाना बड़ा मसला हमारे लिए। दाखिला का ये जो बयान है ना, एक्चुअली पाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर ये जो प्रूफ की हम बात करें, इन सबूतों की हम बात करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि एक सुपर पावर होने की वजह से, फाइनेंशियली और माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लोगों को या अक़वाम आलम को दिखाने के लिए इन प्रूफ्स की ज़रूरत है जो कि इकट्ठे किए जा रहे हैं। और तो ये दिखाया जाएगा तो यकीनन जो मकरूज चेहरा है भारत का वो सामने आएगा किसी हद तक। हम खबरें हमारे पास और भी बहुत सारी हैं, उनको हम शामिल करेंगे अपने अगले सेगमेंट्स में। अभी हमने जैसे जिक्र करना है, एक रिकोडेक का थोड़ा सा मामला डिस्कस कर लेते हैं। पेचीदा मामला हुआ है, ये मुआहदा कल होना है, साइन इसके ऊपर होना है। असेंबली में मिनिस्टर्स की कमेटी में ये पेश किया गया रिकोडेक का मुआहदा, और उसके ऊपर अख्तर मेंगल और फजलुर रहमान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इतना ज़रा ये मामला बिगड़ा कि अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि हम वफाकी हुकूमत से अलग हो सकते हैं। तो हमारी बारल कम अज़ कम यही है कि रिकोडेक पेचीदा मामला है, इसके ऊपर जज्बाती अंदाज में फैसले ना किया जाए, इसको देखा जाए। अगर ये रिकोडेक का मुआहदा ना होता और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ना लेती और ये ना करते, तो हमें जो कंपनी जिसको ठेका दिया है उसको 11 अरब डॉलर के करीब हमें पे करने थे, जो इस वक्त हमारी मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, और ज़ाहिर है वो जुर्माना हम पे नहीं कर सकते। तो अब देखो, मतलब आज के दिन में ये कोशिश करेंगे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की, अख्तर मेंगल के भी और मौलाना फजलुर रहमान के भी। इन दोनों ने पार्टियों ने जो वज़रा की मीटिंग थी उसका बाइकआउट किया, उठ के चले गए। तो उन्होंने कहा जब तक हमें कायल ना किया जाए उस वक्त हम नहीं बैठे। हालांकि मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त हमारा मुल्क की सारी सूरत हाल का, लेकिन उसके बावजूद भी सियासतदानों को या जिनके हाथों में ये चीज़ है उनको थोड़ा सा इस लिहाज से देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त क्या अफोर्ड कर सकता है और क्या अफोर्ड नहीं कर सकता। और तो इसके बारे में हम भी डिटेल में बात करेंगे। अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज का टपिकल रन डाउन जो है वो आपसे शेयर करते हैं। टॉप स्टोरी में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने साल का आखिरी तोहफा देने का फैसला कर लिया है। वो कहते हैं कि मैं होपफुली कि आखिरी तोहफा होगा, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट कल के रोज़ दी है। वो कहते हैं कि पंजाब असेंबली इसी माह तहलील होगी। सो फाइनली ही अनाउंस्ड, और अब वो इस पर क्या वर्डिक्ट और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो क्या इस पर रिएक्ट करती हैं, इस हवाले से हमने देखना अभी बाकी है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगेन चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्दी ज़्यादा होती है तो गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो गैस ख़त्म हो जाती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ कि वो हमें क्या अपडेट करते हैं कि आज सूरत हाल गैस के बहरान की क्या है पूरे मुल्क में। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन सर बहुत बड़ा मसला आने वाला है, हम पहले इसके बारे में बता रहे हैं। डॉलर्स की कमी हुई है, डॉलर्स की कमी की वजह से खाम माल हम खरीद नहीं पा रहे। चाइना और हिंदुस्तान की कंपनियां जिनसे हम खाम माल खरीदते हैं, उन्होंने हमारा एक तरह का कैश के ऊपर पाबंद कर दिया हमें कि हम खरीदें, हमें क्रेडिट के ऊपर देने से इनकार कर दिया। ये बहुत सूरत हाल खौफनाक है। इसके बारे में भी हमें तफसील से बात करनी है, इसका हल क्या हो। इसके अलावा अब महंगाई की हम बात करते हैं, हर चीज़ की बढ़ती कीमत की हम बात करते हैं, तो हम गाड़ियों की बात कर लेते हैं। गाड़ियों की बढ़ती कीमतें जो हैं अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक जो हैं उसमें प्राइसेस इतनी हाई नहीं है, ऑन इतना हाई नहीं है, कस्टम इतना हाई नहीं है। ये तमाम वो चीज़ें जिसकी वजह से पाकिस्तान में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और सर डबल नहीं ट्रिपल हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिक बुनियादी वजह क्या है, महंगाई के अलावा क्या हो सकती है वजह, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा ख़वातीन के एक मसले पर भी हम बात करेंगे। ख़वातीन भी परेशान ना हो कि सारा प्रोग्राम हमने पॉलिटिकल नहीं किया कुछ हमने फैशन को भी अंदर रखा हुआ है। ऑब्वियसली आजकल हैपनिंग ये है, लोग सुनते ही हैं, बट ऑल दो हम आपको बताएंगे कि जब सर्दी आती है तो बाल गिरने का सर एक बहुत बड़ा मसला ख़वातीन को दरपेश होता है। मर्दों को भी होता है, ख़वातीन को
इस ज्यादा बात होते में हैं, ज्यादा बहुत मतलब ज्यादा ज़रूरत होते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत मसला है, 2-4 दिन पहले मैं काफ़ी इस मसले से गुजार थी, लेकिन आपको इसके हवाले से अच्छी टिप्स, अच्छी प्रिकॉशंस, अच्छी ऐसी तमाम चीज़ें बताई जाएंगी, तजावीज़, जिससे आप सर्दियों में बाल जो गिरते हैं उसको आप बचा सकते हैं। सो ये सेगमेंट डोंट मिस इट आउट। अच्छा सर जी, आगे बढ़े। जी अब हम जनाब। देते हैं डेली डेली डोज। डोज अपना आज का डेली हमारा। डोज देते हैं आपको। पहली खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान से ही है। सर बेसिकली वहां पर हमने देखी, कल मैं इसका पोस्टर देख रही थी, वेब सीरीज दी कन्फेशंस जो है उसको लगाया, आपको 4-5 एपिसोड्स हुई होंगी और उसको टोटली जो है वो भारत में बैन कर दिया गया है। क्योंकि इस बात पर सर मुझे एक बात याद आई, बल्कि जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको पता होगा, लाल सिंह चड्ढा मूवी से बहुत अच्छी रही है पाकिस्तान में। मतलब मैंने तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे थ्रू नेटफ्लिक्स पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने, ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई है। उसमें भी कर सर 2-3 डिपिक्शंस तालिबान की और पाकिस्तान को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है जो कि मुझे लगता है कि बैन होनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये स्टेप नहीं लिया। भारत ने फौरन ये स्टेप लिया। दी कन्फेशंस जो सीरीज है उसमें अब इस तरह की सीरीज है कि उसमें भारत को दिखाया जा रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली, जो दुनिया को नजर नहीं आ रहा, उन्होंने सर फौरी तौर पर बैन कर दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं दिखाना। इस हवाले से हरमीत के पास ज़्यादा खबरें होती हैं। जी हरमीत, आप जानते हो कि वहाँ पे नहीं रोहू साहब, इसमें कोई शक नहीं है। रोहू साहब, एक तो हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी ड्रामे भी हैं, जितने भी सीरीज बन रही हैं, अब उसके मकबूलियत में इजाफा भी हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन खुद पाकिस्तानी ड्रामे के फ़ैन हैं और उन्होंने कई बार ये जिक्र किया है। लेकिन आप जो जिक्र करिए कि इस तरह की चीज़ें, आप देखें कि हिंदुस्तान ने बेशुमार फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ बनाई हैं और उसमें सनी देओल का जो किरदार रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन हमने कभी इस किस्म की पाबंदियां नहीं आयद की है, क्योंकि हम अपना पता है कि हम किस किस्म के हैं, हमारा मुल्क किस किस्म का है, यहाँ पे क्या तरीकाकार है, कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है, हम सब जानते हैं। अगर वहां पे देखा जाए तो उनको जब हम आईना दिखाते हैं और जहां पे वो हो रहे हैं, वो हालात जहां पे गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनको जब आईने दिखाते हैं तो बुरा मान जाते हैं। यही वजह है कि उनको पता चल गया कि वैसे भी तो बहुत सारी चीजें मोदी ने, जो गोदी मीडिया है वो तो खरीदा हुआ है, गोद में लिया हुआ है। जाहिर बात है कि वो तो इस किस्म की बातें नहीं करेगा कि मुसलमानों पे वहां पे जुल्म हो रहा है, सिखों पे हो रहा है, क्रिश्चियन पे हो रहा है। तो ये जो चीज़ अगर हम यहाँ से दिखाते हैं तो जाहिर बात है वो कोशिश उनकी यही है कि किस न किस तरीके से हमारी कौम तक ये सच जो है वो ना पहुंचे। और उसके लिए कहीं डिटेल पे उस पर भी बात करेंगे कि कश्मीर में किस किस्म की जो है नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, नौजवानों को किस तरह एक नए प्लेटफॉर्म पे जो है खरीदा जा रहा है। ये एक अलग मनसूबाबंदी जो है भारत की जानिब से की जा रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन रोहू साहब, ये जो तरीकाकार है इसमें एक खौफ है भारत को, भारत की सरकार को, कि जो मामलात हिंदुस्तान में हो रहे हैं और जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं वो कभी हमारी कौम अगर देखे तो वो भी उठ खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि उन्होंने इस चीज को बैन कर दिया। लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि सर दी कन्फेशन सीरीज जो है ऑब्वियसली अगर बनाई हैं तो जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के साथ, या अगर हम देखें हिंदुस्तान का कहाँ कहाँ क्या क्या किरदार रहता है उन दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में, या उनका असल चेहरा क्या है, तो सर ये जो सीरीज बनाई है उसको अप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो डर के मारे उन्होंने तो उसको बंद कर दिया है। और सर ना सिर्फ ये सीरीज को, मतलब दी कन्फेशन सीरीज को बंद किया, बल्कि कोई स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारे अकाउंट्स भी हैं, इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान की जिनको उन्होंने फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया। मतलब वो इतना डरे हुए हैं। इस सीरीज में खास तौर पे मुसलमान और सिखों के ऊपर जुल्म जो है वो दिखाए गए हैं और बताया गया कि किस तरह से इन दोनों मज़हब के लोगों को कितना मुश्किल उनके लिए कर दिया गया है हिंदुस्तान में रहना, और उनको उजागर करने के ऊपर ये वेब सीरीज़ के ऊपर पाबंदी लगी है। आगे चलते हैं जी। माँ से बिछड़ने वाले बेटे की 43 साल बाद जज्बाती मुलाकात, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का बिल्कुल मिस्र से जी ताल्लुक है इस माँ का, और बेटा जो है 43 साल बाद इसने एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे, और फेसबुक पे पोस्ट लगा के उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने धड़ाधड़ उन्होंने सोशल मीडिया पे इस पोस्ट को शेयर किया। जब अब शेयर किया तो बात फैली, और जब बात फैली तो माँ तक पहुँची, और माँ फिर 43 साल बाद अपने बेटे से मिली और वो बहुत खुश है। और ये जो मनासिर है काफ़ी इमोशनल थे, सो आई थॉट कि आपको दिखाए जाएँ। आमतौर पे जब ऐसे होता है कोई बचपन में वैसे सोशल मीडिया के वैसे रोहू साहब बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर एक तरफ हम नुकसानात की बात करते हैं तो ये फ़ायदे जो हैं
बिछड़े हुए लोग आपसे कहीं ना कहीं हजारों साल पुरानी चीजें भी आपके सामने आ जाती, तो कहीं ना कहीं आपसे 20-30 बरस पहले जो दोस्त खो गए थे वो भी मिल जाते हैं। अब मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि कराची के ऐसे स्टूडेंट जो मैंने उनको पढ़ाया था, अब उनके मैसेजेस मुझे आना शुरू जाते हैं कि सर हम आपके स्टूडेंट रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे दोस्त आपने ये स्टोरी आप लेके आई हैं, तो इससे कबल भी हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कई स्टोरीज हमने देखा है कि किस तरह जो है जो पार्टीशन में लोग बिछड़े थे वो सोशल मीडिया के जरिए ही मिले हैं। तो ये बड़ी बात होती है और ये एक मिलने मिलाने का, दोस्ती बढ़ाने का एक अच्छा जरिया भी है। असल बात यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से आप करें। अगर उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के वाक़यात आपको मिलेंगे। अगर आप नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको बहुत बुरे असरात उसके मिलते हैं, और वो नेगेटिव असरात को रोकने के लिए तदारुक करने की ज़रूरत है, जो हम लोग कहते हैं। लेकिन बहरहाल ये खबर जो है, बचपन में अगवा हो जाए, कोई किडनैप हो जाए, गुम हो जाए, तो अमूमन मिला नहीं करता, या मिले भी तो वो हालात वाक़यात इस तरह के हो गए होते हैं कि वहाँ पे मुश्किल पेश आ जाती है। अब ये बच्चा जो है, जो जवान हो चुका है, बल्कि मिडल एज में आ गया है, इसको बचपन में उठा लिया गया और जॉर्डन पहुँचा दिया गया। माँ इसकी मिस्र से थी, इसको याद अलबत्ता इतना था कि मेरी माँ का ताल्लुक मिस्र से है, तो इसने सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा मेरी माँ की तलाश में मेरी मदद करो, और लोग इतने एक्टिव हो गए जॉर्डन में और मिस्र में भी कि दोनों ने शेयर करना शुरू कर दिया। और जब पता चला कि मिस्र से, तो मिस्र के लोग और ज़्यादा एक्टिव हो गए और फाइनली उन्होंने उसकी माँ को ढूंढ निकाला। बड़ा अहम किरदार है जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, मतलब अगर हम हरमीत देखें तो मैं कोशिश करती हूँ, ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है ना कि देखें आपकी व्यूअरशिप है तो मेरे भी हैं, अब्दुल रऊफ साहब को देखने वाले सुनने वाले बहुत बड़ी तादाद में है। हम जैसे लोग अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं सोशल मीडिया तो फॉलोअर्स में जब लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली वो बात और वो पैगाम आगे तक पहुंचता है, और बाज़ वक़्त वहां तक पहुंचता है जहां तक उसने पहुंचना होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये पिक्चर जो है इसकी दो साइड्स हैं। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो ऑप्टिमिस्ट होकर यूज़ करेंगे तो सोशल मीडिया के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। राइट सर, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर सर मैं आपको बताती हूँ, आपने जहाज़ से उड़ता हुआ देखा होगा, साइकिल जहाज़ कभी उड़ता हुआ देखे? साइकिल बहुत शुरू में, मैं कहता हूँ पुरानी फिल्में जिस वक्त देखते हैं ना, अच्छा। जब जहाज़ का ईजाद नहीं हुई थी, उस वक्त लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से उड़ने के लिए कोशिशें की थी। उस वक्त की कोई फिल्में मुझे याद है जब साइकिल के साथ वो बना के पर लगा के उड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होती थी। एक कारपेट भी होता है जैसे उड़ने, हम कार्टून्स में हम देखते थे। खैर हम आपको फौरी तौर पर ये दिखाते हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे जब ये देखा और देख कर भी हमने कहा आपसे शेयर करते हैं। अब ये उड़ती साइकिल भी है, प्लस सर ये जहाज़ भी है, और ये जो है टेक्नोलॉजी की भी एक एग्जांपल हो सकती है। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि जहाँ टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा मतलब एक्सपैंड कर रही है और इतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो रही है हर चीज़, तो इन्होंने कहा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। साथ ही साथ स्टाफ भाग रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, और हमने देखा है कि ये उन्होंने नीचे बिल्कुल मतलब वो एक कैबिन बनाया हुआ है, उसमें साइकिल रखी हुई है, और जहाज़ का जहाज़ और साइकिल की साइकिल, और साइकिल जनाब हवा में उड़ा रहे हैं। बहरहाल मतलब हिम्मत की दाद देना चाहिए। साइकिल को बगैर पैडल के साथ चला रहे हैं, पैडल मारने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह ऐसा आ गया है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि साइकिल को तेज़ भी चलाया जा सकता है, मुख्तलिफ गियर उसमें लग जाते हैं, जैसे स्पोर्ट साइकिल्स होती हैं। तो पुराने वो जो मैं जिन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग कोशिश करते थे, वो पुरानी साइकिल थी, उसमें कामयाब नहीं होते थे। इसमें ये कामयाब हो गए हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे होगे वैसे बैठे हुए। अगर मुझे भी ऐसा कोई मौका मिले जहाँ साइकिल चला के थोड़े थोड़े हवा के जूते लिए जाएं। और सर ये देखिए दूसरी आम बात है कि वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब इर्द गिर्द से वॉल ट्रांसपेरेंट है ना, यू कैन सी आउटसाइड, ऑब्वियसली इन द एयर, आप आसमान पे हैं, साथ आसपास कोई परिंदे भी उड़े होंगे तो आप भी फील करें यू आर फ्लाइंग। तो ये वो आज मैं ऊपर और आसमान नीचे वाला टाइप जो है ना, ये वाला फील है। चलिए जी वो फील ले रहे हैं तो हमने कहा फील हम भी आपको थ्रू पिक्चर थ्रू वीडियो दिखा देते हैं। अगली खबर पे चलते हैं जनाब जी। अगली खबर ये है कि 107 दिन तक 107 मरतबा मैराथन के बराबर रेस जो है वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई हैं, और ये सर खातून हैं, ख़वातीन की जो मैराथन रेस होती है। पहले जो ये रिकॉर्ड था वो 106 दिन में 106 मरतबा ही, मतलब जितने दिन उतनी मरतबा ही ये मैराथन रेस जो है इसका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन जी इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। और अब एक रिकॉर्ड सर रिकॉर्ड तोड़ के देखिए ना, एक दिन ज़्यादा हुआ है। हमारा हरमीत तोड़ सकता है ये रिकॉर्ड, वैसे ऐसी कौन सी बात है। हरमीत गो फॉर इट, हरमीत जिम जाता है इतना गो फॉर इट है, हरमीत हो जाए फिर। नहीं रऊफ साहब आपकी बात और सले, लेकिन इतनी दौड़ लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी है। अब ऐसे नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करें, ये थोड़ा सा मुश्किल अब हो गया। एक वक्त था कि वो
दौड़ के लिए हम निकल जाते थे। और वैसे पुलिस के लिए मेरा पहला टेस्ट था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, तो उसमें रऊफ साहब मैं तीसरी पोजीशन मैंने ली थी तकरीबन कोई 200-300 लड़कों में। तो उस टाइम तो एक अलग चीज़ थी, अब तो सिर्फ जिम ही करते हैं कि बस फिट ही रहें, आगे दौड़ शोड़ लगाने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया। बहरहाल ये ऑस्ट्रेलिया की खातून है भाई, इसने तो कमाल कर दिया। 107 दिन तक और कोई 42 इशारिया कुछ किलोमीटर डेली भागना, जितना एक मैराथन रेस होती है उतनी रेस के बराबर 107 दिन तक ये मुसलसल भागती रही है, बगैर नागा किए, बगैर ये देखे हुए कि मैं बीमार हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है या ठंड है या गर्मी है, मौसम की परवाह किए बगैर उसने रिकॉर्ड कायम किया है। वेस्टर्न स्टेट विक्टोरिया जो है ऑब्वियसली मेलबर्न से इन्होंने शुरू किया और वहाँ से उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे यहाँ से शुरू करने का मकसद ये कि बिल्कुल ये सबसे जनूबी यानी सबसे निचला तरीन हिस्सा है, तो ऑब्वियसली हम उन्होंने इस मतलब टेक्निकलिटीज़ को भी उन्होंने कीप इन माइंड रखा है कि और अब इनका जनाब मेलबर्न में, पोर्ट मेलबर्न के करीब ये कहती हैं कि मैंने एक आगाज किया ना इसका, हाँ, आगाज मतलब किया वहाँ से। वो निचला हिस्सा है इसलिए वो कहते हैं कि वो सबसे जनूबी हिस्सा है, तो वहाँ से मैं इसका आगाज करना चाहती हूँ। जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि सर एक जो इससे पहले रिकॉर्ड था वो 106 दिन में 106 मरतबा का था, अब 107 मरतबा। मतलब देखिए आप इतनी दौड़ लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद एक दिन ज़्यादा हुआ है तो रिकॉर्ड टूटा है। अर्चना इनका नाम है, तो जी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिटनेस की ज़रूरत है इसके लिए, इसलिए हमने हरमीत पाजी को ऑफर करा दी थी कि आप भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। अच्छा जी सर आगे बढ़ते हैं। पाजी ने हाथ जोड़ दिया, हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया पाजी ने। आगे बढ़ते हैं, एक शेर सुनाती हूँ सर मैं आपको। सर अच्छा जी, एक शेर सुनाती हूँ मैं आपको। हाँ जी, नहीं कोई बात अब खतरे की, जरूर। हाँ। अब सभी को सभी से खतरा है। जॉन एलिया, वाह 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 सर, देखिए अब मैंने बता दिया लोगों को कि किसी पे एतबार मत करें, सभी को सभी से खतरा है। जॉन एलिया का आज 91वां यौम पैदाइश है। 1937 में मेरे ख्याल में इनकी पैदाइश थी। थोड़े से विजुअल इनके दिखाते हैं। गजल का स्टाइल अपना बड़ा मुनफरिद था सुनाने का, जॉन एलिया का पढ़ने का, बहुत पॉपुलर रहे। और कमाल ये है कि जिन लोगों में वो पॉपुलर रहे वो उनके वक्त के भी थे और अब उनके बाद भी नौजवान लोग भी जो हैं वो उनसे बहुत मुतासिर हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे थे जैसे वायरल होती हैं, जॉन एलिया की शायरी भी वायरल हुई होती है। अब वो कहते हैं ना जैसे कि फिर मुझे देखने नहीं आता जो मुझे देखने को आता था। क्या बात है, क्या बात है, सच्ची। हाँ, जो मुझे देखने को आता है फिर मुझे देखने नहीं आता। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। सर उत्तर प्रदेश के एक मशहूर खानदान में पैदा हुए और इनके वालिद साहब जो हैं अल्लामा शफीक हसन, सर आपको पता है कि वो नजूमी भी थे, वो नजूमी भी थे, शायर बहुत शौक था जॉन एलिया को। और यानी जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिलता था नजूम सीखने का वहाँ पहुँच जाते थे। और सिराजुद्दीन ज़फ़र फ़िरोज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, मालिकों में से थे, उनके बारे में वो ख़ुद भी शायर थे, बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म की शायरी है उनकी, उनको नजूम का बहुत शौक़ था। तो सिराजुद्दीन ज़फ़र के पास ख़ास तौर पे जॉन एलिया जाया करते थे नजूम सीखने के लिए। तो ये इनकी एक और खूबी है। बहरहाल अपनी मुनफरिद तबीयत के बायस बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जुमला बहुत ज़ोरदार बोला करते थे, बड़ी काट होती थी जुमले में। और इन्होंने लंबी तवील नज़में भी लिखी हुई हैं। ज़रियून, अली ज़रियून के नाम मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इनकी नज़म तवील है एक, वो भी पढ़ी जानी चाहिए। जॉन एलिया मैंने जैसे कहा कि नौजवानों के भी उतने ही पॉपुलर शायर हैं सर, जितने बड़ी उम्र के लोगों के हैं। बहुत सर लोग आज भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और वो एक्चुअली सारे, मैं हमेशा कहती हूँ कि यंगस्टर्स अपनी जो भी शायरी सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, वो अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। और जब इनकी शायरी जितनी भी है वो सारी रिलेटेबल है, आप रिलेट कर सकते हैं अपने करंट सिचुएशन से। और फिर सर जो लिखा है ना वो ना सिर्फ मोहब्बत के बारे में बल्कि इंसानों के बारे में, उनके रवैयों के बारे में और इंसान की ज़िंदगी की तलख हकीकतों के बारे में। तो लोग इसे इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या, इसके साथ शुरू करते हैं। ये भी जॉन एलिया ही हैं। ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। आगे चलें जी, चले जी आगे बढ़ते हैं, वरना हमने इसी पे टिके रहना है कम से कम आधे घंटे तक। फेवरेट हमारा है। लेकिन सर आज अगली खबर पे तो शो खत्म हो जाना चाहिए सर। लेकिन डेली डोज अगली खबर पे खत्म करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज मंकी डे मनाया जा रहा है सर, बंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में।
हमने जहाँ हिंदुस्तान से शुरू किया था, हिंदुस्तान में तो बहुत जोर शोर से मनाया जाता होगा, हाँ। क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी, बंदर को बिल्कुल। हनुमान जी कहा जाता है। तो हनुमान जी जिनकी पूरी मिथ है एक, उस हवाले स्टोरी से है मैं पूरी। ख्याल में हिंदुस्तान में भी गया हूँ, कई बार गया हूँ, और वहाँ पे बंदरों को आप टच नहीं कर सकते। दो चीज़ें ऐसी हैं, दो जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में बड़ी सेंसिटिविटी है मजहबी उस हवाले से, एक गाय और एक बंदर। तो गाय के हवाले से भी मतलब आपको पता ही है कि गौ माता, गौ माता वो बोलते हैं, और बंदर भी हनुमान जी का मतलब वो जो है पूछते हैं, बहुत मानते हैं और उसको पढ़ते भी हैं। और अगर हम देखें और इस दिन के मुनासबत से सर, तो 2000 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसके 2 स्टूडेंट्स थे आर्ट के, उन्होंने 2000 में इस चीज़ को अनाउंस किया कि पूरी दुनिया में मंकी डे मनाया जाए, यानी बंदरों का आलमी दिन मनाया जाए। तो ये सरकारी बैनुल-अक़वामी तातील है जो कि 14 दिसंबर को उसको एफिलिएट किया जाता है इस दिन से। सो आई थॉट कि जो भी आज का दिन है, आज के दिन जो भी हैपनिंग होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम आपसे शेयर कर लेते हैं। तो हमने बंदरों का आलमी दिन भी आपसे शेयर कर लिया। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत प्यारे प्यारे बंदर होते हैं सर, हम भी उनको काफ़ी इंजॉय करते हैं। मतलब हमारे भी जो होते हैं वो काफ़ी इस चीज़ को इससे फैसिनेट होते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब हमने लेनी है एक क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। रिवाजी ब्रेक के बाद चौधरी खादिम अली मांडला इस वक्त हरमीत के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, तजियाकार हैं, उनसे चल के बात करते हैं। जी हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, रोज़ साहब, चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और चौधरी साहब, अगर हम देखें अब जो सिचुएशन है, आप जिस तरह हम देख रहे थे कि खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं, मुल्क की मुआशी हालात को अगर हम देखें तो अब बहुत सारे सफारतखाने जो हैं, एक तरफ तो उनके पास पैसे नहीं है सैलरीज देने के लिए सरकारी ख़जाने में, दूसरी जानिब आपने ये देखा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं 7 माह में कुछ ज़्यादा दौरे कर चुके हैं और उस पर 175 करोड़ से ज़ायद रकम आ चुकी है। तो इन सारे हालात को एक तरफ तजुर्बाकार टीम ये अपने आप को अहल करार देते थे, दूसरों को नाअहल करते थे। तो अब वो जो सिचुएशन है इस सारी सूरत हाल में, दूसरी जनिब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है, ये जो माशी तबाही हुई है, इसके रिस्पॉन्सिबल इमरान खान साहब है। क्या कहते हैं इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हरमीत साहब। सबसे पहली बात यह है कि ये जो निज़ाम है ना हमारा जमहूरियत, इसका नाम ही करप्शन है और ब्लैकमेलिंग है। तो इस निज़ाम में रहते हुए अगर कोई बंदा ये तवक्को करे कि अवाम नास की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी के कुछ आसार नज़र आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो गलत है। उसकी वजह यह है कि ये जितना निज़ाम है ये बेस ही करप्शन के ऊपर करता है, इसकी बुनियाद ही करप्शन है। कि जिस तरीके से ये MNAs MPs अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी से जीत कर इलेक्शन आते हैं, तो मेरा है करोड़ हार रुपया, बाज़ हल्के जो है वो तो अरब से भी जो है ना तजावज़ कर जाते हैं इनके अखराजात। तो क्या ये कोई ईदी सेंटर नहीं खोले हुए इन्होंने? ये आते हैं और मल्टीप्लाई करके मुल्क को लूटते हैं। कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो बिलावल है वो गया है उधर दौरों पे, को 2.25 अरब रुपया दौरों के ऊपर उसने खर्च किया है। तो अभी जो कानून साजी कर रहे हैं या जो कोई लेटर निकालते हैं ऑर्डिनेंस टाइप, तो उसमें क्या कहते हैं कि एक पाकिस्तानी जो है ना वो साल भर में क्या $30,000 से ज्यादा रकम जो है ना बाहर दी जा सकता। तो ये पाकिस्तानी नहीं है कि ये जो मईशत है इसकी तबाही इतनी हो चुकी है कि इसका संभलना या संभालना अभी किसी के वश में नहीं। उसकी वजह यह है कि जो हमारे अखराजात हैं वो हमारी आमदन से बहुत ज्यादा है। ये 20-20 लाख के जो सरकारी नौकर पाले हुए हैं, 50-50 लाख की इनकी वरात है, इनके बंगले, इनके प्लाट है। जब आपके मुल्क की मुआशी हालत इतनी घिर चुकी है कि आप कई दफा ये इमरान की हुकूमती तो हम कहते थे कि भाई आप रियासत मदीना का दिन रात प्रचार करते हैं, तो खुदा के लिए ये मिलिट्री चीफ, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर जितने भी हैं, MNAs MPs, इनकी तनख्वाह 25,000 के ऊपर ले आओ ना। कि आप मजदूर की तनख्वाह 25,000 की करते हो, तो इन नवाबों को ये मगरमच्छ जो पार रखे हैं हमने, ये कैसे अफोर्ड कर सकता मुल्क? मुल्क में दम ही नहीं है। जब तक आप अपनी औकात में रह के अपने अखराजात नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये कारीगर आकर हमारी मईशत को जो है वो संभाला देंगे, ये क्या संभाला देंगे? इनके ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने नहीं।
मनी लॉन्ड्रिंग, बत्ताखोरी, करप्शन, टीटी अकाउंट, फलूदा अकाउंट, फलाना अकाउंट, फला अंपायर, पनामा लीक्स, विकी लीक्स, कौन कौन सी दुनिया में ऐसी जो है वो अंपायर है जिस मुल्क में इनके जो है ना साथ से नहीं मिलेंगे, या कौन सी करप्शन की ऐसी लिस्ट है जिनके जो है नाम इन लोगों की उसमें नहीं मिलेंगे। ये तमाम जो है ना ये चोरों का ग्रुप है, कोई भी हो। ये अच्छा माना साहब को हम निकाल रहे हैं, सबका एक जैसा, माना साहब ये फरमाइए सबका एक जैसा आलम है। जी जी पूछिए सर, पूछिए। माना साहब ये फरमाइए कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने जैसे सबको का निकाल लेना मतलब मुश्किल होगा क्योंकि तकरीबन सभी लोग मतलब इस तरह से हैं। अब ये ज़रा बताइए कि ये पंजाब असेंबली तोड़ने का मामला जो है ये बिगड़ा हुआ है, कोई समझ में नहीं आ रहा असेंबली तोड़ने या नहीं तोड़नी। खैबर पख्तूनख्वा की भी है, बार बार डेट दी जा रही है, डेट आगे जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे कि कोई वाकई हतमी फैसला हो चुका है कि असेंबली तोड़ दी जाए और उसमें से निकला जाए? देखिए रऊफ साहब, ये जो असेंबलीज है ना, मैं तो असेंबली नहीं कहता हूँ इन लोगों को, मैं तो इसको डील हाउस कहता हूँ। वहां डील होती है, डील के लिए तारीखें दी जाती हैं कि किसके साथ सौदेबाजी आपकी बनती है, क्या नहीं बनती है। अभी पंजाब की असेंबली की सूरत हाल है तो वो चौधरी बरादरान है, चौधरीयों के साथ डील बनेगी कि फ्यूचर उनका कहाँ जो है सिक्योर होता है, उसमें क्या जो है वो ग्रेटर बीच में आएंगे कि भाई आकर आपको आगे कौन सा हिस्सा मिलना है, कौन सा नहीं मिलना। फिर पीछे जो अनविजिबल ताकतें हैं, जो जिनको कभी खलाई मखलूक, कभी महकमा ज़राअत, कभी पता निक्के का अब्बा, कभी फलां का अब्बा, कभी न्यूट्रल और कभी किस किस के नाम, वो हर बंदे का एक किरदार है। फिर वो भी गाइड कर रहे होते हैं कि किसने कहाँ जाना है, किसको कहाँ लेके जाना है। और बुलक का सत्यानाश इसीलिए तो हुआ है कि किसी बंदे का अपना विजन ही नहीं है, सौदेबाजी है, सौदा करना है। कि अगर सौदेबाजी बारे में आ गई, भाई अगर असेंबली तोड़ दी है इमरान ने तो पहले दिन ही ऐलान करता फिर तोड़ दो। क्या डिले किस चीज की है? डिले ये है कि या तो कहीं से पैगाम आता है, कुछ दिन दिए जाते हैं, किसी के साथ बार्गेन करनी होती है, सौदेबाजी करनी होती है, सौदा बारे में आ गया तो तोड़ देंगे। मेरा ख्याल है कि ये हर बंदे को पता है कि अगर फैसला नहीं करते तो फैसला ना करने के पीछे बहुत सी कमजोरियां जो है ना वो साथ जन्म। अच्छा चौधरी साहब, अगर हम देखें, रऊफ साहब ने जो सवाल किया, इमरान खान साहब ने अब 7 दिनों का टाइम दिया है, 6 दिनों का टाइम रह गया। अब 20 तारीख को अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती तो असेंबली तहलील की जाएंगी। आपकी बात दुरुस्त है कि डील्स वगैरह जो बैकग्राउंड पे क्या होता है हम सबको पता है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाहिद हल इलेक्शन है? अगर इलेक्शन होते हैं और इमरान खान साहब दोबारा इख्तियार में आते हैं तो क्या उसके पास इस माशी बहरान से निकलने की क्या पॉलिसी होगी? इस पे हवाले से देखिए जी, माशी बहरान से निकलने की पॉलिसी तो इनके पास है ही नहीं, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट आ जाए, क्या किसी जर्नैल की मरात और तनहा कम कर सकते हैं? किसी जज की कर सकते हैं? किसी ब्यूरोक्रेट की कर सकते हैं? ये पावर ही नहीं है इनमें। ये जब आएंगे तो मरात नवाजेंगे कि जनाब हम आपके लिए ये करते हैं, ये करते हैं। ये तबाही का मुअज्जब है, किसी के पास इसका कोई हल नहीं है। कर्जा में अभी 11-12 अरब रुपया यौमिया जो मुल्क ब्याज देता हो, सूद देता हो, तो मेरा ख्याल है वो उसकी इस्लाह की तवक्को रखते हैं। इनको गर्दन से ऐसा दबोच लिया उन्होंने। ये मुझे पता है कि जो रजीम चेंज हुआ है, जो मरासले के तहत सारे लेट के 12 बजे अदालतें खुल गई, वो किस लिए खुली थी? बाकायदा में ऐसा ही था ना कि भाई आप इसको तब्दील करें, अगर नहीं करते तो आपको इसका जो है वो सजा आपको देंगे। और सजा क्या थी कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास डॉलर नहीं है। अभी जैसे रऊफ साहब पहले बता रहे थे कि हमारे पास दवाइयां मंगाने के पैसे नहीं है, मतलब कंटेनर खड़े हैं पोर्ट्स के ऊपर, आप एलसी नहीं खोल पा रहे हैं, पैसा नहीं है। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। और जो शॉर्टेज की वो बात कर रहे हैं वो उस पर हमने डिटेल सेगमेंट भी करना है, उसको हम ब्रेक के बाद करेंगे इंशाल्लाह। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में गैस का बहरान शदीद करता जा रहा है और पूरे मुल्क से रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि लोगों को गैस दस्तयाब नहीं है। हम काफ़ी अरसे से इस बारे में गाए बात करते रहते हैं। मुल्क में गैस का बहरान, उसकी बड़ी वजूहात ये हैं कि गैस जो सुई से निकला करती थी बलूचिस्तान से वो तकरीबन ख़त्म हो गई है और अब इस वक्त 47 के करीब % जो गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंध से आ रही है।
मेरे ख्याल में थर के इलाके में से, और वहाँ पे भी गैस की किल्लत होती चली जा रही है। जो हमने एलपीजी के लिए कतर से टेंडर वगैरह करने से खोलने से वो भी हम पूरे तरीके पे नहीं कर पाए, और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में गैस का बहरान हुआ है। रूस और जो यूरोप को मिलाने वाली गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है यूक्रेन की जंग की वजह से। तो ये एक और बहरान है हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ। और अब ये है कि लोड शेडिंग उसकी की जा रही है। गैस आपको मिलेगी लेकिन 2 घंटे सुबह, दोपहर को 1-2 घंटे और शाम को 1-2 घंटे। उसके बावजूद शिकायत ये है कि गैस पूरे तरीके पे आ नहीं रहे। सर मुल्क की सतह पर, और अगर हम ऊपर की बात करें तो ये जो मसाइल हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, चलिए ये तो महकमा जात के और हमारे ओवरऑल पाकिस्तान के, लेकिन एक आम लेमैन, एक आम बंदे से पूछें जिसने सुबह 7 से 8 या 8 से 9 स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है या काम पे जाना है, गैस सर ना होने के बराबर है। जिन 2 घंटों की आप बात कर रहे हैं वो आप बात शहरों की कर रहे हैं। शहरों में फिर भी उन्होंने ये कहा है कि चलिए हम एक स्केड्यूल आपसे शेयर करते हैं, इसमें 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे शाम में गैस आएगी। मैं उन इलाकों की बात कर रही हूँ जो सर देहात कहलाते हैं, जो गांव कहलाते हैं और जो कि मेन स्ट्रीम एरियाज और मेन स्ट्रीम शहर नहीं है। सर वहाँ तो 24-24 घंटे गैस आ ही नहीं रही है। मतलब इतना शदीद बहरान है, इतनी शदीद लोड शेडिंग है। प्लस अगर हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात करें, ऑन ऑफ हमसे इंटरेक्शन उनका होता रहता है, हम उनसे पूछते रहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों के क्या हाल है। हम तो लाहौर शहर की बात पहले तो हरमीद से चल के बात करेंगे ना, हरमीद के क्या इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है हरमीद? रोसब, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं या रावलपिंडी की मैं बात करूं तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपको तो गैस वो आएगी, घरों में आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पे बिजली तो हम गर्मियों में देखते हैं कि बिजली नहीं होती, लेकिन जब सर्दी आती है तो फिर यही बहरान होता है। तो हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो बहरान है। कहीं ना कहीं आप ऐसे इलाके हैं कि लोग जो हैं बाहर से नाश्ते भी करते हैं, खाने जो है वो आप जो है बाहर से ही मंगवाते हैं। तो ये सिचुएशन है। कहीं ना कहीं लकड़ियां जो है उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा हो चुका है, तो सिलेंडर जो हैं वो मंगवाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद की भी है, और गैस का बहरान अब शदीद। और अगर सर्दियां जिस तरह बढ़ रही हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, अगर इसमें थोड़ी शिद्दत आती है तो फिर तो गैस जो है वो बिल्कुल नायाब ही हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि जो तंदूर हैं, जितने भी तंदूर जिनसे हमारा राब्ता होता है या रिपोर्टिंग के लिए हम जाते हैं, तो वो भी इस चीज़ का जो है उनको भी यही है कि अब उनके लिए मुश्किलात उनकी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। लकड़ियां जो है वो भी मुश्किल हैं, ऊपर से जो सिलेंडर है उसकी प्राइस भी जो है आपको पता है कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी सिलेंडर जो मिलता था 2021 में 1800 रुपये का, आज वो 4000 और 3500 रुपये तक पहुंच चुका है। तो ये सिचुएशन है। इस किस्म के आम आदमी जो है उसकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। और आपने गांव देहातों की बात की, तो वो तो पहले से हम देख चुके हैं कि वहां पे जिस किस्म के पहले तो गर्मियों में बिजली नहीं होती है, जब गैस का ये सीजन आता है यानी सर्दियां आती है तो गैस तो बिल्कुल गायब ही हो जाती है। अच्छा चलिए, पिंडी की बात तो आपने की, सर हम चलते हैं पहले जेलम की तरफ। आमिर गफूर साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है पब्लिक न्यूज़ के वहाँ पर मौजूद हैं। कैसे रिएक्शन आवाम दे रही है गैस ना होने पर, और क्या क्या महकमा जात लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आमिर से जान लेते हैं। जी आमिर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। शुक्रिया। सर्दी के आगाज़ के साथ ही जेलम शहर और मुल्हिका इलाकों में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सुबह से शाम तक गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर सुबह के औकात में ख़वातीन को अमूर खानादारी सर अंजाम देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूलों कॉलेज के तलबा तलबात समेत दफ्तरों में जाने वाले मुलाजमीन को बगैर नाश्ता किए जाना पड़ रहा है। सुई गैस सार्फिन का कहना है कि अभी सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी नहीं हुआ, लेकिन गैस बहरान ने सर उठा लिया है। गैस न होने की वजह से हमें मजबूरन होटलों का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से घरेलू बजट भी शदीद मुतासर हो रहा है। सार्फिन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुतालबा किया है कि जेलम में गैस बराबू पाया जाए ताकि सार्फिन की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। ठीक है आमिर, थैंक यू। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए वही सूरत हाल सरगोदा की थी, जेलम की थी, और सरगोदा की तरफ अभी हमने जाना है। यहाँ पे कम से कम सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। जो जेलम और सरगोदा वगैरह में पंजाब के इलाके हैं। लेकिन हरमीद जिन इलाकों की बात कर रहे थे, ज़ाहिर इस्लामाबाद में टेम्परेचर 3-4 डिग्री कम होता है। और फिर ऊपर पहाड़ों में, हरमीद से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर शांगला में, स्वात में रिश्तेदारों में इनके बात हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो लोग मजबूर हुए हैं लकड़ियाँ काट के लाने पे, जिससे जंगलों की भी तबाही होती है। हरमीद उधर घर बात होती है तो वहाँ क्या कहते हैं?
राउत साहब, एक तो मैं शांगला का जिक्र करूंगा कि शांगला तो इन चीज़ों से ज़ाहिर बात है पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे इस किस्म के तरक्याती काम या गैस पाइपलाइन जो है वो नहीं है। वहाँ पे गैस जो है ज़ाहिर बात है लकड़ियाँ या सिलेंडर पे ही गुजारा होता है। लेकिन मैं अगर बात करूँ सवाबी, चारसदा, मर्दान इन इलाकों के, क्योंकि मैं गुज़िश्ता हफ्ते में वहाँ पे गया था, तो वो ये मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे इस किस्म की सर्दी भी नहीं पड़ती। लेकिन वहाँ पे क्या है कि रात को 7:30 बजे और 8 बजे के बाद जो गैस चली जाती है वो सुबह कहीं आपको 1 घंटे के लिए आती है, उसके बाद फिर दोपहर को 11 बजे से आप 12 बजे तक ही आपको गैस मिलेगी। तो पूरा दिन और पूरी रात वहाँ के लोग जो हैं, ये गिला शिकवा सिर्फ अब सर्दियों का नहीं है, ये शेड्यूल मैं बता रहा हूँ कि ये गर्मियों का इस किस्म का शेड्यूल था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, अब सिलेंडर की जो प्राइस है, जैसे जैसे गैस का बुहरान बढ़ता है, सिलेंडर की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। लकड़ियां जो हैं, जाहिर बात है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पाबंदियां बड़ी ज़्यादा फॉरेस्ट जो है उसमें लगी हैं, जंगलात की कटाई के हवाले से बड़ी चीज़ें सख्त हैं। तो पहले ये चीज़ें बड़ी आसानी से मुहैया होती थी, मिल जाती थी देहातों में भी, गांव शहरों में भी। लेकिन अब वहाँ पे भी लकड़ियों की जो प्राइस है वो भी बड़ी ज़्यादा है। तो एक तरफ आप देखें कि महंगाई तो बड़ी ज़्यादा है, दूसरी जानिब इस किस्म की चीज़, क्योंकि ज़रूरत है, आपने खाना बनाना है, आपने कमरा जो है उसको भी गर्म रखना है, किचन में भी आपने आग जलानी है। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं जो आग के बगैर जो है वो सारी चीजें नामुमकिन है। तो इस वक्त जो हालात हैं मैदानी इलाकों के, तो पहाड़ी इलाके तो आप भूल जाएं कि वहां पे आपको गैस जो है वो मिलेगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलाके, कुछ मैं तस्वीरें देख रहा था जहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के पहाड़ी इलाके, वहाँ पे लोग लकड़ियाँ काट के ला रहे हैं और वो घरों में जला रहे हैं। और वो मतलब एक मैं मीम भी देख रहा था किसी की बनी हुई कि वो नए किचन में मॉडर्न में लकड़ियां ला के रखी हैं और वो कह रहे हैं हमारे किचन में तो जगह ही नहीं है। मतलब हमें लगता है कि हम कहीं साल पीछे चले गए। हमारा किचन ऐसे बने ही नहीं हुए कि वहाँ पे लकड़ियां जलाई, डिजाइन ही नहीं ऐसा हुआ, वो डिजाइन ही ऐसा है कि सिर्फ गैस ही वहाँ पे जले तो जले। लेकिन इन इलाकों में जाकर ये महसूस होता है कि अभी भी हम कई साल पीछे चल रहे हैं। और इस बात का शदीद अफसोस अब भी होता है कि जब इतनी चीज़ें बेहतर हो गई हैं उसके बावजूद भी शदीद बहरान और लोड शेडिंग की वजह से अब भी हमें उसी ज़माने में जीना पड़ रहा है। ऑल दो सर, आगे बढ़ते हैं, हम सरगोदा चलते हैं। आप सरगोदा से कौन है हमारे साथ? मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल है हमारे साथ, हमें वहाँ से अपडेट करेंगे। जी बिलाल, बताएगा वहाँ पर सिचुएशन क्या है फिलहाल? जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आगाज़ के सियाती महकमा सुई गैस ने जो है गैस की बंदिश का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सरगोदा के शहरी इस अजाब में मुब्तला हैं कि उनका एक ही मुतालबा है कि हमें जो है सुई गैस जो है वो दी जाए, ताकि हमें नाश्ता या खाना या रात का खाना बनाने में जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उनका कहना है कि सुबह जो है नाश्ते का टाइम होता है तो गैस जो है वो नहीं होती, और स्कूल जो है बच्चे जाने वाले जो हैं वो खाली पेट ही जो है वो नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं, और जो दफ्तर जाने वाले हैं वो भी नाश्ता नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। या तो हम महंगे जो है वो लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि पिछले साल जो लकड़ी भी जो है वो 400 रुपये मन थी, लेकिन जो इस साल जो है 1200 से 1600 रुपये मन जो है वो फरोख्त हो रही है। और अगर बात की जाए एलपीजी गैस की, तो वो एलपीजी गैस जो है 220 रुपये किलो जो है वो फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से महंगे दामों हम नहीं खरीद पा रहे। खुदारा हम पर महकमा सुई गैस से काम जो है तर्स खाएं और सुई गैस हमें दी जाए, ताकि हम जो है अपना नाश्ता खाना जो है वो बना सकें। और इस हवाले से जो बच्चे हैं हमारे, वो जब स्कूल से छुट्टी करके घर आते हैं तो तब भी जो है वो गैस नहीं होती ताकि हम खाना बना सके, और बाजार से 3 टाइम का खाना नाश्ता लेना जो है हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हम गरीब लोग हैं, और मुख्तलिफ इलाके जिसमें फातिमा जना कॉलोनी है, जाल चकियाँ है, महमदिया कॉलोनी है, फरूक कॉलोनी है, ये तमाम इलाके जो हैं गैस के बगैर हैं। जब नाश्ता या खाना बनाने का टाइम होता है तो गैस नहीं होती। इन्होंने एक मुतालबा किया कि हमें गैस दी जाए। जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। वही सूरत हाल, शदीद, वही नाश्ता नहीं मिल रहा बच्चों को, वही दोपहर का खाना नहीं मिल रहा। गीज़र की तो बात ही भूलना है कि वो गैस होगी तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, लोग और बीमार होंगे उस वजह से। क्योंकि सर हरमीत जो बात कर रहे थे ना, आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम गैस के बहरान की बात करें तो इससे मुंसलिक हर चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर तंदूर मालिकान की, हरमीत आपने बात की, तो अगर घर में रोटी नहीं बन सकती, बाहर रोटी लेने के लिए तंदूर मालिकान के पास जाए, तंदूर पे जाए, तो सर वो डबल ट्रिपल रेट्स पे दे रहे हैं। वो ज़ाहिर है वो क्या करे, आटा भी महंगा है, गैस भी महंगी है और लकड़ियाँ भी महंगी हैं। और लकड़ियाँ जैसे ये बता रहे थे कि 400 रुपये से 1200 रुपये मन तक पहुँचा हुआ है रेट उसका।
और एलपीजी की भी 230 रुपए किलो अगर हिसाब से मिल रही है, तो एलपीजी का सिलेंडर अंदाजा कर लो कि अगर वो 10 किलो का सिलेंडर लेता है तो वो 2300 कुछ रुपए का बनता है। तो मतलब बहुत मुश्किल सूरत हाल है गरीब आदमी के लिए। अमीर आदमी तो चलो ये करेगा कि बिजली के वो खरीद लेगा, अवन वगैरह भी उसके ऊपर काम चला लेगा, गीजर भी मतलब जो इलेक्ट्रिक का कर लेगा, लेकिन यह है कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, उसका कोई ना कोई तदारुक होना चाहिए। हम चलते हैं अब जनाब, कहाँ लेके जाएंगे हम? फैसलाबाद चलते हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम सिटीज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वहाँ से ताहिर हमारे साथ होंगे। तो ताहिर आपसे जान लेते हैं, आप बताएगा कि वहाँ पर फिलहाल क्या सिचुएशन है और कहीं कहीं अगर गैस किसी इलाकों में आ रही है तो वो इलाके कौन कौन से हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, फैसलाबाद में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने जो है वो चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। ख़वातीन का जो इस हवाले से कहना है कि सुबह सवेरे जो है वो गैस जो है वो सिरे से गायब होती है, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो बगैर नाश्ता किए जो है वो स्कूल जाना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर दफ्तर में जाने वाले हजरात की भी बात करें तो उनके लिए भी जो है वो नाश्ता नहीं बन पाता, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो महंगे दामों बाज़ार से नाश्ता मंगवाना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि बाज़ार से नाश्ता मंगवाने के साथ साथ जो है वो घरेलू बजट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जब सुबह हम उठते हैं तो हमें सबसे पहले परेशानी ये होती है कि हमने नाश्ता कहाँ से लेके आना, कहाँ से नहीं लेके आना। और सुबह जब उठते हैं तो गैस नहीं होती, और जब शाम को आते हैं तो शाम को भी नहीं गैस मिलती। दफ्तर जाते हैं हम तो बच्चे भी जो है वो स्कूल जाते हैं तो उस वक्त जो है वो नाश्ता किए बगैर जाते हैं। जब आते हैं तो फिर उस वक्त भी गैस नहीं होती, सुबह जाते वक्त भी। इस वजह से जो सुबह हमें नाश्ता जो है वो महंगे दामों जो है वो शहर से ख़रीदना पड़ता है। और बिल देखें जो आए दिन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने के बजाय बिल अगली बार से भी ज़्यादा आते हैं। गैस मिलती नहीं, बिल इतने ज़्यादा जाते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जो हमारा तनख्वाह का बजट है उससे जो है वो काम बहुत जो है वो ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि बराए मेहरबानी कम अज़ कम जो है वो गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि जो है इससे जो है वो हमारे घर के चूल्हे जल सकें और जो है वो हमारी परेशानी कम हो सके। जी बिल्कुल, शहरियों का इस हवाला से कहना है कि सुबह के औकात में भी जो है वो गैस नहीं होती, जिसकी वजह से नाश्ता भी नहीं बन पाता। अगर बाज़ार से नाश्ता मंगवाएं तो घरेलू बजट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। आवाम का कहना है कि गैस आती नहीं है, ऊपर से बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि बुनियादी सहूलत जो है गैस इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। ठीक है, एक ही कहानी हर जगह की, हर आदमी परेशान है इस हवाले से। हरमीत अगर आप देखो तो आपने भी सुना होगा, एक ही कहानी है, बच्चों को नाश्ता नहीं मिल रहा, दोपहर का खाना नहीं मिल रहा, रात का खाना नहीं मिल रहा, बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है। बाहर से ख़रीदे तो महंगे दामों मिल रहा है, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। उस की बात दुरुस्त भी है। एक तरफ हम देखें, अगर देहातों में या कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पे लकड़ियाँ जो हैं बाकायदा जलाई जाती हैं। मैं अपने गांव की बात करूँ तो जाहिर बात है, पहले सर्दियाँ आती हैं तो सितंबर का जो महीना है उससे पहले हम तमाम तरह जो गाँव के लोग हैं वो तैयारियाँ कर लेते हैं। घरों में एक गोदाम या स्टोर रूम जो है उसमें लकड़ियाँ जो हैं वो जमा कराई जाती हैं, और बाकायदा जो रसोई बनी होती है यानी जो किचन बना होता है उसमें भी एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें आप बैठ के बड़े आराम से, जिसपे खाना भी बनता है, लोग भी गर्म होते हैं। इस तरह घरों में, कमरों में भी इसी तरह सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें, अब आपने जिस तरह जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे किचन बने हुए हैं जिसमें ये सिस्टम है नहीं आग जलाने का, और ना शहर की जो खवातीन हैं, बहुत सारी खवातीन उसके आदी भी नहीं है कि आग कैसे जलाई जाती है, ये भी बड़ा मसला है। दूसरी जानिब आपकी बात दुरुस्त है कि अब अगर हम देखें, सैलरीज की बात की जाए, अखराजात की बात की जाए, तो एक तरफ चलो गैस की जो प्राइस है वो सिलेंडर से कई गुना जो बेहतर तो है ना। आपको सिलेंडर जो आपने बात की 10 किलो की 2300 का, तो इसी तरह 17 और 15 16 किलो का जो है उसकी प्राइस और ज्यादा है। और वो कितने दिन गुजार सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 दिन 7 दिन, इससे ज्यादा टाइम नहीं गुजरता। तो जाहिर बात है अखराजात में भी अब कई इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी की शरह जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो घर का जो सिस्टम है जिसको आपने चलाना होता है, चाहे आपकी सैलरी, हम करोड़ों की बात नहीं करते, हम एक एलीट क्लास शख्स की बात नहीं करते, हम एक आम आदमी की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है वो 40,000 से किसी की ज्यादा नहीं होती, चाहे वो सरकारी इदारे में काम करें
ओवरऑल या जो बात कर रहे हैं, हाँ। हम बात ही एक आम लेमैन की कर रहे हैं। हम तो लीड क्लास की या हम मीडियोकर फैमिली की बात नहीं कर रहे। एक आम लेमैन कितना शदीद मुतासिर हो रहा है इस वक्त मुल्की हालात से, ये बहरान जो आ रहे हैं, जिन अद्वियात की हम बात कर रहे हैं, जिस मसले को हम एड्रेस करते हैं, उससे डायरेक्टली जो बंदा इफेक्ट हो रहा है वो एक आम लेमैन है जिसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि वो इतने अखराजात पूरे कर सके, तो ज़िंदगी कैसे गुजारे, इस पर भी हम बात करेंगे। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है और वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। सुनील मंच साहब CEO हैं पाक व्हील्स के, उनसे चल के बात करते हैं। गाड़ियों का भी जो एक क्राइसिस चल रहा है, गाड़ियां मिल नहीं रही, बहुत कीमत ज़्यादा है। पहले बात ये होती थी कि चिप्स बाहर से नहीं आ रही जिसके बुनियाद के ऊपर गाड़ियां मुहैया नहीं हो पा रही। अभी डॉलर का भी क्राइसिस है, क्या करेंसी की वजह से भी गाड़ियों के पार्ट्स आने पे कोई मुश्किल का सामना है? हिंदुस्तान से हमेशा कंपेयर किया जाता है कि हिंदुस्तान से गाड़ी की कीमत हमारे यहाँ 2-3 गुना ज़्यादा है। क्या इसकी वजह करेंसी का डिफरेंस है या क्या है? और फिर सेकेंड हैंड कारों को अगर देखा जाए तो उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई, आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई हैं। तो सुनील, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। बड़ी मेहरबानी। तो मुझे ये बताओ, ये 3-4 सवाल मैंने सामने रखे हैं कि गाड़ियों की कीमतें पहले तो बढ़ती थी, लोग कहते थे इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है, गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं, सेकेंड हैंड कारें भी महंगी हो गई हैं, हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, हल क्या है, क्या किया जाए, आम आदमी क्या करे? सर स्टेप वाइज बताते हैं सर। सबसे पहले तो जब गाड़ियां कोविड आया था, जिसमें आपने बताया कि चिप्स जो थी गाड़ियों की, जो माइक्रो चिप्स होती हैं, वो शॉर्ट हुई थी, तो जिसकी वजह से सप्लाई डिसरप्शन हुई थी। और उसके बाद हुआ ये कि जब इकोनॉमी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने पाथ पे वापस आने शुरू हुई, तो स्टेट बैंक को याद आया कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, तो स्टेट बैंक ने जो CKD इंपोर्ट होती है, जो कि गाड़ियों की कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स होती हैं, उनकी जो इंपोर्ट आके सामान पड़ा हुआ था तकरीबन मई से, उनकी LC खोलने से मना कर दिया और वो सामान काफी अरसे से पड़ा रहा। जब वो पड़ा रहा तो गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं हुई तो मार्केट में सप्लाई का एक और गैप आ गया। लेकिन उस गैप से ये नहीं हुआ कि डिमांड जो है बहुत ज्यादा होगी, बल्कि गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं डॉलर प्राइस ऊपर जाने की वजह से कि इस टाइम पे अगर आप जाके मार्केट में सर्वे करें तो पहले हम ऑन की बात करते थे, इस टाइम गाड़ी ऑफ पे मिल रही है। ऑफ इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। लास्ट टाइम मैं आपके पास आया था तो मैंने आपको याद होगा प्रेडिक्शन दी थी कि गाड़ियां ऑफ पे जाएंगी, और मैं भी उस प्रेडिक्शन पे कायम हूं कि 2023 विल बी ईयर जिसपे आपको गाड़ी अपनी ट्रैक प्राइस जो रैक प्राइस है उससे नीचे मिला करेगी। और ये कोई खुशाइन बात नहीं ऑटो इंडस्ट्री के लिए। शायद कंज्यूमर जो है बड़ा खुश हो के जी ऑफ मिल रहा है, पहले ऑन मिलता था, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो दे डोंट हैव जो उनके पास जो प्रोडक्शन भी पहले रुकी हुई है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, स्टेट बैंक की जो कदमगाने हैं, जो कि जी डॉलर बाहर जा रहा है और उसकी वजह से वो उनकी किट्स नहीं इंपोर्ट करने दे रहे, तो ये तमाम फैक्टर जब इकट्ठे होंगे तो गाड़ी सस्ती तो कहीं से नहीं होगी, वो उसकी रैक प्राइस ऊपर से ऊपर जाती रहेगी। वो एक अलग बात है कि वो लोगों की रीच में नहीं आएगी। एग्जांपल ये कि अगर आज आप कोई भी गाड़ी 0 मीटर बुक कराने जाते हैं, उससे सस्ती वो आपको हाजिर मार्केट में मिल रही है। सो दिस इज ऑफ। बट जो हाजिर मार्केट में भी रेट मिल रही है वो भी लोगों की जो है ना कीमत जो है कुव्वत खरीद के अंदर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। बाकी अगर हम देखें इंडिया से कंपेयर हम करते हैं, वो गलत है। वो इस लिहाज से गलत है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन है। हम लोग इस तरह नहीं कर सकते कि जी हमने लेट्स एग्जांपल है कि सुजुकी की एक गाड़ी ऑल्टो है, वो पाकिस्तान में इतने की है, इंडियन रुपीस की कन्वर्जन लगाएं तो इंडियन में इतने की होनी चाहिए। आप कोई भी अगर प्रोडक्शन की आप देखेंगे ना अदारा लगाते हैं, तो जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो इन प्ले आते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इंडिया की जो अगर हम देखें जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है या उनकी जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा है कि अगर एक गाड़ी ऑल्टो को कंपेयर कर लें, मैं एग्जांपल देता हूं, तो पाकिस्तान की टोटल ऑटो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख यूनिट है, जिसमें 13 इदारे शामिल हैं। इंडिया में अकेली मारुति जो है मतलब ऑल्टो जिसको हम कहते हैं वही 10 लाख के करीब बनती होगी। तो इट्स एन एप्पल एंड ऑरेंज कंपैरिजन, वो जस्ट नहीं है। आप सिंपल करेंसी कन्वर्जन मल्टीप्लाई करके आप उसका रेट नहीं निकाल सकते। उनको बहुत ज्यादा एज हासिल है अपनी इकोनॉमी के बड़े होने का। अच्छा जी हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह आपने जिक्र किया, एक तरफ तो आपने इंडस्ट्री की बात की कि कहीं ना कहीं अब नुकसान जो है हमने देखा है कि एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा गाड़ियां जो हैं इंपोर्ट की जाती थी, उस पर भी पाबंदी लग गई है। अब आप कैसे देखते हैं कि क्या
आने वाला जो वक्त है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस किस्म की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन रेट्स को अगर हम देखें तो भी हालात अब बड़े ख़तरनाक हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर गाड़ियों की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है दुनिया भर में हम देखते हैं कि सेकेंड हैंड जितनी गाड़ी होती है वो बड़ी सस्ती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कीमतें और बढ़ती जा रही हैं, तो इससे नुकसान इंडस्ट्री का कितना नुकसान होगा सर? देखिए, सेकंड हैंड गाड़ी का इंडस्ट्री से उस तक ताल्लुक कोई नहीं है, बिकॉज उन्होंने तो अपनी नई प्रोडक्शन करनी है। बट जो सेकंड हैंड मार्केट है उसमें भी करेक्ट रीजन ये होती है कि हम सारे जितने भी लोग हैं ना, मिनहसल कौम, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं ऑटो इंडस्ट्री को कि जी बड़ी महंगी हो गई गाड़ियां ये वो, लेकिन मेरे पास, आपके पास, रऊफ साहब के पास जो अपनी गाड़ी हमारे पास खड़ी है, जब हम वो बेचने जाते हैं तो हम कहते हैं जी साड़ी गाड़ी तो 10 दी उनवीदी हो गई, जो कि गलत हुआ। और एक जो लोगों ने अपनी गाड़ी की एक असेसमेंट बना ली, वो बड़ी गलत है। अगर आप मार्केट में जाएं, लोग ऐसे रेट मांग रहे होते हैं, कई तो लोग ऐसे हैं कि जो 0 मीटर से ज्यादा रेट मांग रहे होते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ भाई आज जाके बाजार चेक करो, 0 मीटर गाड़ी इतने की है, तुम मुझसे ज्यादा मांग रहे हो। देन दे रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशन। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है ये 1, 2, 3 महीने के अंदर बिल्कुल रिवाइज हो जाएगी। और जो यूज गाड़ियों की मार्केट में एक जो है ना हिजान आया हुआ है और लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कोई प्राइस बॉन्ड है उनके पास कि वो निकल आया और वो बहुत महंगा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ये पास करेगा जब नई गाड़ी सस्ती हो रही होगी और वो नहीं बिक्री होगी, तो ऑब्वियसली जो यूज कार मार्केट है उसके अंदर भी इसके इम्पैक्ट आएगा और लोगों को करेक्शन जो है ना, मैं अपनी बात करूंगा, मैं कहता हूँ जी मेरी चीज इतने की थी, इतने की हो गई है, जब वो 2-3 महीने नहीं बिकेगी तो करेक्शन होगी मार्केट में और मार्केट फोर्सेस अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। अरे सुनील, ये कहिएगा, अब हम देखते हैं कि गाड़ियों की तादाद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी ऑल ओवर द पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, या किसी छोटे शहर की अगर हम बात करें तो अब बहुत आसान हो गया, हमारी एक्सेस बड़ी ईजी होगी है। वो इंस्टॉलमेंट में किसी बैंक से अच्छी गाड़ी अच्छे पैसों में मिल जाती है, डाउन पेमेंट दे और कम से कम, तो वह हर घर में, लाहौर में अगर खासतौर पर देखा जाए तो 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। जब आपकी डिमांड ज़्यादा है और तादाद ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट करनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर नीचे होनी चाहिए, वो ग्राफ में फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन ये तादाद ज़्यादा होने की वजह से, कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको आप, इस ग्राफ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आई वुड डिसएग्री विद यू विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन इशू ये कि अगर आप एक नंबर कंपेयर करें पूरी दुनिया में ना, एक कार डेंसिटी का एक नंबर आता है कि कार्स पर 1000 पीपल, तो अमेरिका में वो 1000 कार या 1100 कार पर 1000 पीपल हैं, मलेशिया में वो 30 के करीब है, पाकिस्तान में अभी हम तकरीबन 10 या 12 कार पर 1000 पीपल पे हैं। तो आई डिसएग्री कि पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं। दूसरी चीज से भी आई डिसएग्री कि पाकिस्तान में गाड़ी लीज करना बिल्कुल आसान नहीं है। अब तो खास तौर पे स्टेट बैंक ने ऐसे वो लगा दिए हैं रूल कि टोटल जो आपकी लीजिंग अमाउंट होगी वो 3 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती, आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपकी इनकम के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। और एक आम आदमी जो कि मतलब आज के अगर आप कहें कि जी मिडिल इनकम आदमी है या मिडिल इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखता है, वो तो गाड़ी लीज ही नहीं करा सकता। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रोड डिसिप्लिन। हमारी सड़कें भी जितनी बड़ी हैं, अगर आप यूरोप में जाएं, लंदन जाएं, वहां की सड़कें हमसे बहुत छोटी हैं, उनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बट वहां पे जो है ना वो डिफरेंस ये कौम है और हम हजूम है। हम लोग सड़क के ऊपर कोई खड़ा होगा तो एक्सीडेंट होगा तो खड़े होकर उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, टिकटॉक बनाना शुरू कर देंगे, हेल्प नहीं करेंगे, सड़क क्लॉग हो जाएगी। तो इट्स मोर अबाउट रोड डिसिप्लिन रादर देन द नंबर ऑफ कार्स, आई गेस। अच्छा सुनील, इस मौके के ऊपर आम आदमी को अगर आप गाइड करो कि क्या लीज कराना कोई दानिशमंदाना पॉलिसी होगी, अगर कोई विद इन द लिमिट्स रह के करवाए, जिस तरह से फ्लक्चुएट हो रही हैं प्राइसेस, इस तरीके से कितना फ़ायदा होगा अगर कोई लीज करा के लेता है, या उसको बेहतर ये है कि वो कैश जितना उसके पास है उसी में ही गाड़ी खरीदा? सर आई गेस आजकल जो पाकिस्तान में डिप्रिसिएशन है, जिस तरह गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो गाड़ी लीज करा के आपको नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि होता ये, लेट्स से मैंने गाड़ी लीज कराई और वो 10 लाख की थी, मुझे वो 15 लाख की पड़ गई लीज के मौके के बाद, बट मैंने किस्तों पे आसानी से पैसे दे दिए। जब वो 5 साल खत्म होंगे तो 15 वाली भी मुझे 18, 19, 20 की बिक जाती है। तो उस लिहाज से तो एनीबडी इज कवर्ड इन दैट सेंस, बिकॉज वो डेप्रिसिएशन इतनी हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, जो इंटरेस्ट रेट हर अगले 2 दिन बाद रिवाइज होता है, 1% ऊपर चला जाता है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों की वो रीच में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है सुनील, ये बताएगा कि आने वाले दिनों में अगर हम 2023 की बात करें, ऑब्वियसली भी मार्च की सूरत हाल आपके सामने पाकिस्तान की और गाड़ियों की या हर किसी इंडस्ट्री की हम बात करें, कहीं आपको नज़र आ रहा है कि ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा और कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ है इस पर थोड़ा काम किया जाए तो शायद ये प्राइसेस थोड़ी नीचे चली जाएँ 2023 में? If I want to sound politically right, तो I would say yes, but unfortunately no. No. अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा सुनील साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें, अब इंडस्ट्री जो है उसमें
बाहर की दुनिया को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कार जो है अब चाइना से भी बात की जा रही है कि हम वहाँ से कुछ मंगवाएंगे, इस तरह बातें तो बड़ी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं बदल रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात की जाए तो अरब जो है उसने भी इस चीज़ से अब उनको अंदाज़ा हो गया है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बदलती जा रही हैं। इस लिहाज से आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना है, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए होगा? सर देखिए, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी एक हकीकत है, बट ये भी एक हकीकत है कि हम जो है ना, हमारे मुल्क में जो पॉलिसी मेकिंग है वो सिर्फ जो है ना खोखले नारे और फेसबुक पोस्ट तक रह जाती है। अगर आपको याद हो, पिछली गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बड़ा शोर ववेला मचा था और मैंने इधर ही आपके प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि सिर्फ अशरफिया की गाड़ियां आ रही हैं, आम आदमी की जो गाड़ी है वो उसकी रीच में नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी। और एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि आप गाड़ियां तो लेके आ रहे हैं बट चार्जिंग नेटवर्क ही नहीं है। सो मैं खुद इस चीज का शिकार हूं। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके अगर यहाँ से फैसलाबाद गया हूँ पिछले महीने, तो मुझे पता है मेरे साथ जो हुई है, ना चार्जिंग नेटवर्क अवेलेबल है, जो नेटवर्क अवेलेबल है वो रिलायबल नहीं है। और अगेन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं हमारे यहाँ पे दुनिया में, जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक बन रही हैं वो गो ग्रीन का नारा है कि जी एनवायरमेंट फ्रेंडली हूँ। हमारे यहाँ वो नारा ही फ्लॉड है। हम पहले फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, उस बिजली से गाड़ी चार्ज करते हैं और फिर सुनील साहब बड़ा अच्छा कूल साउंड करने के लिए कहते हैं कि आई एम ऑल ग्रीन। सो ये नारा फ्लॉड है। हम बाकी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में दुनिया में बड़ी स्पीड में गए हैं, मोबाइल फोन हो गए 3G 4G में, हम दुनिया में कहीं चले जाएं, पाकिस्तान में जितना इंटरनेट अवेलेबल है दुनिया में कहीं नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक एडॉप्शन में हमारे तरफ जो है ना वो एफर्ट, मुझे लगता है कि वो सिंसियर एफर्ट नहीं की गई। और ये एक चंद लोगों के, चंद अशरफिया के लिए टॉयज हैं जिनको खुश करने के लिए वो मंगा लेते हैं, वो अपने घर पे चार्जर भी लगा लेते हैं, उनके घर पे सोलर भी लगा होता है। आम आदमी के लिए आई डोंट थिंक सो कि इट विल रीप एनी बेनिफिट्स अंटिल ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आए कि आपके मोटरसाइकिल, रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये अगर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होगी तभी रेवोल्यूशन आएगा। 10-12 घरों के अंदर अगर ऑडी की गाड़ियां या पोर्शे की गाड़ियां खड़ी होने से रेवोल्यूशन नहीं आएगा। अच्छा सुनील, ये बताओ कि कुछ अर्सा पहले, पिछले साल भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि चाइनीज़ कंपनियां बहुत सारी आ रही हैं जिसकी वजह से कारों की मार्केट के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है। वो अब जो हाल देख रही हैं पाकिस्तान का, क्या मतलब ऐसे हालात लगते हैं कि वो मायूस हो जाएं, कंपनियां कम हो जाएंगी, उनकी वजह से कोई फ़र्क पड़ा है मार्केट पे या नहीं पड़ा? सर बिल्कुल पड़ेगा। ये तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि पाकिस्तान में मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो भी ऑटो मैन्युफैक्चरर आया है वो आके इस टाइम सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया था। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी भी पॉलिसी में आ रहा हो, तो वो सोचता ये है कि यार मैं जहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे जो पॉलिसी बताई गई थी वो पॉलिसी इंटैक्ट है या नहीं है, मेरा बिजनेस इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर उसका बिजनेस इंटरेस्ट सेफ गार्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो परेशान होगा। तो ऑटो इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो इस तरह एलसीज नहीं खुल रही, 7-8 महीने से वो बैठे हुए हैं। एक और इधर एग्जाम्पल मेरा ख्याल है फूड फॉर थॉट है, मैं कल ये रिसर्च कर रहा था, मोबाइल फोन जो है उसकी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि आप लोकल प्रोडक्शन करेंगे और पीटीए टैक्स बहुत ज्यादा होगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3-4 इदारे हैं जो कि बंद हो रहे हैं बिकॉज उनको भी एलसी नहीं खोलने दी जा रही। जब सामान नहीं आ रहा तो वो यहाँ पे फोन कैसे बनाएंगे? तो जहां भी पॉलिसी जो है वो सीसो की तरह चल रही होंगी तो वहां इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर शेक होता है। अच्छा, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शेक हो रहा है और कंपनियां जो हैं वो भी इस वक्त तक, जो चाइनीज़ गाड़ियां हैं उन्होंने मार्केट में कुछ तो जगह बनाई थी अपनी, लेकिन वो जगह शायद ना काफ़ी है, मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको हम कहा जाए कि वो बहुत बड़े पैमाने पे उनके हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखो कि किया की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आपको मिलती हैं। MG ने बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ियाँ मतलब भेजी थी, लेकिन ये अपर क्लास की गाड़ियाँ हैं। लोअर लेवल के ऊपर आपको कोई गाड़ी ऐसी मेरे ख्याल में नज़र नहीं आई कामयाब जिसको आप कहें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मैथ्स लेवल के ऊपर कोई पॉपुलैरिटी हो। एंट्री लेवल पे कोई कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। आपको जितना भी कंपटीशन मिलेगा ऊपर प्रीमियम सेक्टर में मिलेगा। और वो ही मुझे नजर आता है कि अगले आने वाले दिनों में ये कंपटीशन में होगा ये कि जितने प्लेयर आए थे 12-13, जो हालात चल रहे हैं उसमें से मुझे लगता है कि 7-8 रह जाएंगे, 3-4 एग्जिट कर जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज देखिए, कंज्यूमर का फायदा तब होता है जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो चीजें भी नहीं आएंगी, प्राइसेस का कंपटीशन भी होगा। बट ये फिर वही दोबारा वाली वही बात है कि चंद प्लेयर के हाथ में गेम आ जाएगी। बट इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर ये रियलिटी है। अच्छा सुनील, ये बताएगा कि लास्ट डेज में एक अनाउंसमेंट भी हुई थी, इसमें काफ़ी यानी एम्बिग्विटी सी थी, आई डोंट नो कि वो ठीक थी या नहीं थी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जहाँ पर आपने बुकिंग कराई हुई थी वो कह रहे थे कि आपको आपके पैसे वापस कर देंगे बिकॉज प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई हैं, तो वी कुड नॉट अफोर्ड, और आपको आपकी जो अमाउंट है, नेट अमाउंट, वो वापस कर दी जाएगी। इस तरह की जो खबरें होती हैं वो कितना डैमेज करती हैं, और फिर ये मतलब इसमें कोई सदाकत थी भी या बस ऐसी ये अफवाह थी?
नहीं नहीं बिल्कुल थी, बिकॉज देखें वो मेरा ख्याल है कभी भी इतनी ज्यादा करेंसी डिवैल्यू नहीं की थी विद इन 3-4 मंथ के 20-30% का फर्क आ गया था, और वो कंपनी जो ये कह रहे थे कि हम इस प्राइस के ऊपर गाड़ी नहीं दे सकते जो आपसे की हुई है, सो आइदर यू टेक योर मनी बैक और फिर आप नई प्राइस दे दें। तो उसके बाद से ही ऑटो इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आ चुकी हुई है, और यस दैट वाज ट्रू। और अब ये सूरत हाल है, मैंने आपको बताया कि अगर आज अब दिसंबर है, आप ये चेक करें कि डिमांड सप्लाई की गेम ये है कि कई इदारे ऐसे हैं जो आपसे कह रहे हैं कि अभी आए पैसे दें और गाड़ी लेके चले जाएं, तो जो 8-8 6-6 महीने का गैप और वेट था वो खत्म हो गया है। बट ये एक कोई, मैं जहां से मैं देखता हूँ मुझे कोई अच्छा साइन नहीं लगता, मतलब ये एक कंज्यूमर को शायद बड़ा अच्छा लगे कि आज मैं जाऊं पैसे देके गाड़ी ले लूं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री एंड लॉन्ग टर्म कंज्यूमर बेनिफिट मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज नहीं है। बहुत मेहरबानी सुनील, थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद कोई बेहतरी होगी, लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर नहीं है। और वो जो डॉलर की कमी है वो असरअंदाज हो रही है यहाँ पे भी, इस इंडस्ट्री के ऊपर भी हम ये देख रहे हैं। और जैसे सुनील ने कहा कि ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है कि जो चाइना की 7-8 कंपनी आई थी उनमें से 3-4 निकल जाएंगी, एग्जिट कर जाएंगी, उनके लिए मायूस कुन फज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हम फैशन में, हेल्थ में और स्किन का एक सेगमेंट इस तरह का ज़रूर रखते हैं जो कि भी करंटली मसला है जिससे ख़वातीन दो चार हैं। वैसे सर्दी में बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसमें आपको पता है कि स्किन की खुश्की और बालों को लेके बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुबशर डाहा मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं है, इस्लामाबाद में हरमीत के साथ है। तो हरमीत, ओवर टू यू, इन मसलों पर बात करते हैं जो ख़वातीन जिसके बारे में टिप्स जानना चाहती हैं डॉक्टर डाहा से। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जल्द के हवाले से भी डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सर्दियां हैं और सो आपने देखा है कि हमेशा हमने देखा है कि मर्द हजरात जो हैं उनके बालों का गिरना वो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ अब ख़वातीन जो है वो भी इस मैदान में पीछे नहीं है। पाजी, इसकी क्या वजूहत है? क्या हम इस किस्म के जो केमिकल या शैम्पूज आ गए या साबुन का इस्तेमाल या कुछ इस किस्म की चीज़ें जो ख़वातीन जो है मुख्तलिफ पार्लर्स में जाके वहाँ पर जो ट्रीटमेंट करती हैं बालों की, क्या नुकसानात उसी की है, उसकी वजह से मामला हो रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम मिस सोहा, रऊफ साहब एंड हरमीत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और जो आपने सवाल किया है स्टार्ट में ही कि हेयर फॉल का इशू क्या है, और ख़वातीन में भी और मर्दों में भी। अच्छा, इसकी ना डिफरेंट रीज़न है, मतलब ख़वातीन जो होती हैं उसमें हेयर फॉल की रीज़न डिफरेंट है और मर्दों में उसकी डिफरेंट होती है। मर्दों में तो आपको पता है कि वो मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, उसकी मेन रीज़न वही होती है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ता है, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सिंपल ये है कि मेल में जिनकी हेरिडिटी में ये पैटर्न आ रहा होता है तो उसमें हेयर फॉल का इशू ज़्यादा होता है। उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, हम लोग PRP करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, उससे वो बेहतर होता है। ख़वातीन में जो देखा गया स्पेशली लेडीज़ में, उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो हेयर फॉल की होती है वो होती है कि उनको जब वो स्ट्रेस में आती हैं, स्पेशल जब डोमेस्टिक इशू छोटे से बनते हैं तो दे आर इन स्ट्रेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि 2-3 महीने बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है और उनकी स्ट्रेस को या उनके मेंटल स्ट्रेस को एड्रेस कर दिया जाए, अलॉन्ग विद दैट कोई आप उनको सप्लीमेंट्स दें, तो वो हेयर रीग्रो भी कर जाते हैं। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसका पॉजिटिव फैक्टर है उसको एड्रेस करें। अलॉन्ग विद दैट आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो इंशाल्लाह आपके हेयर फॉल भी कम हो जाएंगे, जो बाल गिरे होंगे वो भी रीग्रो कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे मसलों में ना, ये जो जिन चीज़ों की आप बात करें दैट इज़ रियली गुड, लेकिन मसाइल जो बेसिक कॉज है अगर हम उसकी बात करें, स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा किया जाता है, कर्ल्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, प्लस फिर आपका आजकल देख रहे हैं कि एक्सटेंसो और आपके परमानेंट केराटिन स्ट्रेटनिंग, ये जो केमिकल्स आप अपने बालों के साथ यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके बाल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, फिर जड़ से कमज़ोर हो जाते हैं। ये मार्केट में है, लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इससे मसाइल कितना डैमेज करते हैं आपके बालों को, ये सारा कुछ कि फैशन तो हो जाता है फिर आप गंजे भी हो जाते हैं, तो ये कितने यूज़फुल है और नहीं करने चाहिए? जी बिल्कुल मिस सोहा, आपने अच्छा सवाल किया। यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आप, पहली बात तो ये है कि जिनके बाल हेल्दी हैं, हमारा एक नेचुरल पैटर्न होता है बालों का, जब छोटे होते हैं तो बाल ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं। और ख़वातीन में क्योंकि दे आर मोर कंसर्न अबाउट द हेयर, और हेयर जो ख़वातीन में होते हैं लंबे बाल उनकी खूबसूरती की निशानी भी कंसिडर होते हैं। तो इसलिए आप काइंडली अपने बालों पर तजर्बात कम करें, और अगर इस तरह की कोई चीज़ करनी भी है तो प्रॉपर वो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें कि जो हमारी अप्रूव्ड हैं और उनके कोई डैमेजेस नहीं हैं। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिनका स्टैंडर्ड लो होता है, जिनके इस्तेमाल से हेयर फॉल भी होता है और उसमें केमिकल इस तरह के होते हैं जो बालों की हेल्थ को डैमेज करते हैं।
दूसरी बात आपने की है कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करें कि फॉर एग्जांपल हेयर रूट जो है वही डैमेज होती हैं और उनकी जो हेल्थ है वो कंप्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो काइंडली इस तरह की अगर कोई चीज़ आपने करनी भी है कॉस्मेटिक पर्पस के लिए तो वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो प्रॉपरली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड जो पार्लर या सैलून्स हैं वहाँ पे जाके ये ट्रीटमेंट कराएं। और ये कि अगर हेयर फॉल हो रहा है या आपके हेयर डैमेज हो रहे हैं, हेयर वीक हो रहे हैं, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, ना कि आप किसी पार्लर वाले से या किसी ऐसे बंदे से कंसल्ट करके आप मजीद बालों को डैमेज करें। तो प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको जो ट्रीटमेंट देंगे उससे ना सिर्फ आपके बाल बेहतर होंगे बल्कि बाल स्ट्रेंथन भी होंगे और आपका हेयर फॉल भी रुकेगा। अच्छा, ये तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि बाल जो है एक तरफ ट्रीटमेंट किस किस्म का होना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ या मर्द हजरात की, बहुत सारे कम लोग जो हैं, खासकर मैं देहात की तरफ जाता हूँ, शहरों की तरफ थोड़ा कम जाता हूँ, शहरों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये नहाने नहाने का चक्कर भी थोड़े लोगों का कम हो जाता है, शायद ये वजह तो नहीं है बाजी? अच्छा, उसमें होता यूं है कि जो नहाने की बात की आपने, तो हमारी ना बॉडी का एक सिस्टम है जो कि सीबम प्रोड्यूस करता है, जिसमें आप देखते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी देर बाद ना ऑयली हो जाती है स्किन के ऊपर, और सर्दियों में भी ऑयली होती है और गर्मियों में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि जब नहाना कम हो जाता है तो जो सीबम प्रोडक्शन तो बॉडी में हो रही है, सीबम एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि बॉडी को डैमेज से बचाती है। तो उसकी जब आप उसको वॉश नहीं करते तो सीबम प्रोड्यूस होकर आपके अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है सर के ऊपर, जिसकी वजह से एक हद तक आपकी जो हेयर की हेल्थ है वो कंप्रोमाइज होती है और हेयर फॉल भी हो सकता है। लेकिन ये कोई इतना बड़ी रीजन नहीं है कि आप कहें कि जी कि ना नहाने की वजह से ही आपके जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं। बाल गिरने के रीजंस वो हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है। और सबसे अच्छी ऑप्शन जो है बालों को गिरने से रोकने के लिए वो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और ये डॉक्टर ही करते हैं कि जी के ब्लड लेके उसमें से PRP प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद यह कि आपकी लोकली बालों में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल स्ट्रेंथन भी होते हैं, हेयर फॉल भी रुकता है और साथ हेयर रीग्रो भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा मसला ये है, सोहा आप जी सोहा सर एक बात ये भी है जो आपने एड्रेस की है, जो मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को आप सेकंड करके दोबारा ये बात बताएं कि आपके बाल गिर रहे हैं, आपको मसला है, आप क्या करते हैं? आप किसी सैलून जाते हैं, आप वहाँ पे ब्यूटिशियन से पूछते हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं क्या करूँ? वो आपसे कहती है भैया जी प्रोटीन ट्रीटमेंट करा ले, 11,000 रुपए का है। ये बात होती है ना, मतलब दे आर डूइंग देयर बिजनेस, उन्होंने तो अपनी दुकान चलानी है, वो तो ऐसे कहेंगे। ये कितना डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ये ब्यूटी रिलेटेड मसला नहीं है, ये मेडिकल मसला है, इसे टेक्निकल मसला, जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा और फिर कंसर्न डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। इसमें कितनी बड़ी लोग कोताही करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मेडिकल का और स्पेशली हमारी जो कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी है, एस्थेटिक डर्माटोलॉजी है, उसका और सैलून वालों का एक हद तक तो रिलेशन होता है कि सर्टेन एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का काम नहीं है कि वो बाल स्ट्रेट करे, डॉक्टर का काम नहीं है कि जी के वो मेकअप करे, डॉक्टर का काम नहीं है कि जी के ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज करे कि जो हमारी अपनी डोमेन में नहीं आती। हमने बालों को या किसी भी स्किन के ट्रीटमेंट को हमने मेडिकली उसको एड्रेस करना होता है। अब हेयर फॉल जो हो रहा है तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेडिसिन, मतलब ये कि आपका एक मेडिकल इशू है जिसमें आपने डॉक्टर से या डर्माटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना होता है और प्रॉपर्ली क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर, मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉक्टर जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल जी के वो सिंपल MBBS डॉक्टर ही क्यों नहीं है, तो इवन देन दे आर मोर नॉलेजेबल एज कंपेयर टू सैलून पीपल। अब सैलून पीपल का तो एक्सपोजर ही नहीं होता कि जी के पेशेंट को या हमारे क्लाइंट्स को एड्रेस कैसे करना है। तो इसलिए काइंडली डॉक्टर से कंसल्ट करके जो इस तरह का इशू हो, फॉर एग्जाम्पल पिंपल्स निकल रहे हैं फेस पे या कोई ऐसी चीज हो रही है, तो वो मेडिकल का इशू है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इन स्पाइट ऑफ दिस कि किसी सैलून वाले से मशवरा करके आपको ऐसी चीज करें जो कि बालों को मजीद डैमेज करेगी। ये डॉक्टर साहब ये फरमाइए। कहता हूं हमारे भट्ट साहब हैं, ब्यूटिशियन है, अक्सर वो सवाल बहुत से लोग पूछते रहते हैं। जी रोज साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आमतौर पे इसी तरह से जैसे सैलून वगैरह पे जाते हैं ना, तो वो कहते हैं जी अपने बालों में तेल की मालिश बहुत करें। हाँ। और ये बगैर देखे हुए कि सर्दी है गर्मी है क्या है, और वो मतलब उसी पे लगा देते हैं। ये तेल की मालिश का भी कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता? देखिए, तेल की मालिश का जो आपने बात की है वो ये है कि जी तेल जब हमारा एक अरसे दराज से, मतलब आई में से कि जी सदियों से चला आ रहा है तरीकाकार कि जब इस तरह की कॉस्मेटिक के प्रोसीजर्स नहीं थे, इस तरह लोग जानते नहीं थे, तो वो हेयर फॉल को रोकने के लिए तेल का इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, तेल में क्या होता है कि टू सम एक्सटेंट वो न्यूट्रिएंट्स आपके जो हमारे हेयर का फॉलिकल होता है वहाँ जाके एक हद तक तो उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इवन देन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि जी कि आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप तेल का इस्तेमाल करें तो आपके
हेयर बिल्कुल गिर जाएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि मकसद क्या होता है कि वहाँ पे हेयर सप्लाई को हमने इंक्रीज करना होता है स्काल्प में, जहाँ पे हेयर सप्लाई कंप्रोमाइज होने की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो हमारा एस्थेटिक प्रोसीजर है वो एड्रेस करें या उसको फॉलो करें या वो प्रोसीजर कराएं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो हमारे पास मल्टीविटामिन या इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आपको जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है बॉडी में उसको कमी को पूरा करते हैं, तो काइंडली वो चीज़ करें इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप सिर्फ तेल पे फोकस करें, तेल का रिजल्ट आएगा नहीं तो उसके बाद यह है कि आप भी डिप्रेस हो जाएंगे और आप उस चीज़ से डिस्करेज भी होंगे। डॉक्टर साहब बायोटिन बहुत सारे और चीज़ की तरफ आना चाहेंगे आपसे। अगर मैं सवाल करूँ, ये हम देखते हैं नॉर्मली ज़्यादातर ख़वातीन की अगर बात की जाए, अगर उसने रेडी होना है तो फिर वो स्प्रे जो है उसका इस्तेमाल है। मर्द हज़रात की, लड़कों की बात करें, नौजवान जो कॉलेज जाते हैं, जेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, ये कितना खतरनाक है? अच्छा देखें, जेल का अगेन मैं कहूँगा कि एक हद तक तो आप इस्तेमाल करेंगे जो भी प्रोडक्ट का और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगी तो वो आपके बालों को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगी। अगर आपकी रेगुलर रूटीन बन गई है और आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सब स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यकीनन ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बालों की हेल्थ को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप काइंडली ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन में जाना है जहाँ पे ये इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो फिर तो आप इस्तेमाल कर दें, बट डोंट मेक इट अ रेगुलर रूटीन। आप इसको रेगुलर रूटीन बनाएंगे तो फिर आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। एक बात आपको और बताऊं, ऐसा नहीं होता कि जी कि अगर एक दफा जेल लगाई है, 2 दफा जेल लगाई है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाएं। इट टेक्स अ टाइम। आपके बालों की हेल्थ ग्रेजुअली कंप्रोमाइज होती है जिसकी वजह से फिर हेयर फॉल स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ प्रोसीजर जिस तरह मिस सोहा ने कहा अभी कि जी आप केराटिन कराते हैं, कुछ इस तरह के केमिकल यूज करते हैं, उसके बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ ये ऐसी हैं कि जो इतना ज़्यादा डैमेज कर देती हैं एक ही सेशन में कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपने बताया कि जेल का इस्तेमाल करते हैं खवातीन, उसको स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, वो ग्रेजुअली डैमेज होता है जो कि फिर बाद में जाके आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि बायोटिन की अगर हम बात करें तो मार्केट में वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल है टू हैव समथिंग लाइक मेडिसिन और आपके सप्लीमेंट्स टाइप चीज़ें जो होती हैं, बायोटिन यूज़ करना चाहिए बालों के लिए खास तौर पे? जी बिल्कुल बायोटिन इस्तेमाल करना चाहिए। बायोटिन क्या है कि जी बायोटिन जो ओरल भी लेना चाहिए और टॉपिकल भी यूज करना चाहिए। अच्छा। ओरल हम उसको कहते हैं कि जो हम टेबलेट फॉर्म में लेते हैं या कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, उसकी जो रिकमेंडेड डोज है 5000 माइक्रोग्राम पर डे। हमारी मार्केट में जो मोस्टली जितनी भी हमारे पास टेबलेट्स अवेलेबल हैं और 2500 माइक्रोग्राम में है, तो आप 2 टेबलेट्स आ डे लें और कोशिश करें कि 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यूअस लें, तो उसके आपके हेयर फॉल के ऊपर बड़े जबरदस्त बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। हमें खत्म करना है आज जी, आज छुट्टी करनी है सर जी। छुट्टी करते हैं, आपसे लेते हैं इजाजत और कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए इशू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।